को चेन ने अंत में वहां से निकलकर पोला अकादमी में प्रवेश लिया। इस मामले ने मार्शल आर्ट क्लब में हलचल मचा दी। आखिरकार पोला अकादमी दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल अकादमियों में से एक थी। पोला अकादमी द्वारा स्वीकार किए जाने का मतलब था कि किसी का भविष्य असीमित था। जहां तक डू कियांग का सवाल है, लिन फैंग उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। लिन परिवार ने कुछ चालें चली और डू कियांग को स्कूल से निकाल दिया गया। बस कारण नहीं बताया गया। हालांकि डू कियांग को इसका कारण साफ पता था। नाराज लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ, उसके पास सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। को चेन के चले जाने के बाद लिन फैंग और भी अधिक मौन हो गया। इसलिए उसने उन्माद में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात थी कि मार्शल आर्ट क्लब के बुनियादी मार्शल आर्ट कौशल वास्तव में उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। उन्होंने लिन परिवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने पिता से विभिन्न चैनलों से कुछ मार्शल आर्ट खरीदने के लिए कहा। वे भी बहुत उपयोगी नहीं लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश वाइल्ड बोवाइन की ताकत के समान थे और केवल बहुत ही साधारण मार्शल आर्ट थे। लिन फैंग अधिक उन्नत मार्शल आर्ट प्राप्त करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। यह कोई अजीब बीमारी नहीं थी, बल्कि आनुवंशिक समलन की समस्या थी। ऐसा नहीं था कि उसकी आनुवंशिकी नष्ट हो गई थी। ये सिर्फ इतना था कि लिन फैंग को लगा कि उसके पास नियंत्रण की कमी है। इसे सरल शब्दों में कहें तो वह अपने शरीर की सारी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता था। अन्यथा उसके पास 2 प्रकार के भयानक जानवर जीनों का संयोजन होने के कारण उसकी कच्ची शक्ति का केवल 2 टन होना असंभव होना चाहिए। इसके अलावा उनकी गति और शारीरिक बनावट भी बहुत मजबूत थी, लेकिन वे इन खूबियों का लाभ उठाने में असमर्थ लग रहे थे। ये निस्संदेह उनके शरीर की समस्या थी। वे अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ थे। इसलिए लिन फैंग को डर था कि अगर वह जीन को फ्यूज करना जारी रखेगा तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसने और जीन को फ्यूज करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसे उम्मीद थी कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करके और लगातार प्रशिक्षण लेकर वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेगा। उन्मादी प्रशिक्षण के इस दौर का कुछ असर तो हुआ, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था। लिन फैंग ने इंटरनेट पर पाया कि कुछ गहन मार्शल आर्ट हैं जो शरीर की समझ और नियंत्रण को मजबूत कर सकते हैं। दुर्भाग्य से गहन मार्शल आर्ट केवल सरकार, सेना, अकादमियों और कुछ बड़े वित्तीय समूहों या परिवारों जैसी शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। को चेन हमेशा से पोला अकादमी में प्रवेश करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पोला अकादमी में सभी तरह की गहन मार्शल आर्ट मौजूद थी और इसने कई अमानवीय विशेषज्ञों को जन्म दिया था। यही कारण था कि ये दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक बन सकी। लिन फैंग ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा। उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलने का निश्चय कर लिया था। सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी में रहना समय की बर्बादी होगी, इसलिए उसे निर्णय लेना पड़ा। अल्पविराम, रात को लिन फैंग घर लौट आया। पिछले कुछ दिनों से उसके सबसे बड़े भाई और पिता बहुत व्यस्त थे। वे हर दिन घर लौटने से पहले बहुत देर तक काम करते थे। पिताजी, क्या निगम ठीक है? लिन फैंग ने चिंतित होकर पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। ईस्ट सी कॉर्पोरेशन ने हमारे लिन कॉर्पोरेशन के कुछ व्यवसायों को दबाने के लिए कुछ अन्य कंपनियों के साथ हाथ मिला लिया है। हमें कुछ घाटा हुआ है, लेकिन उन्होंने हमारे लिन कॉर्पोरेशन की नींव को हिलाया नहीं है। मेरे पास अन्य प्रतिभाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन मैं इतने सालों से व्यापार जगत में हूँ, कुछ भी नहीं से कॉर्पोरेशन की स्थापना की और अनगिनत व्यापारिक युद्ध लड़े। मैं ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से क्यों डरूंगा? लिन शियोंग आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन लिन फैंग ने लिन शियोंग को हर दिन जल्दी निकलते और देर से लौटते देखा। ऐसा लग रहा था कि वह काफी बूढ़ा हो गया है। जाहिर है, लिन कॉर्पोरेशन पर दबाव भी बहुत ज्यादा था, खास तौर पर तब जब यह एक दीर्घकालिक वाणिज्यिक युद्ध था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे रातों रात हल किया जा सके। एक बार जब वे संकट में पड़ गए तो यह मुश्किल हो जाएगा। विशाल लिन कॉर्पोरेशन भी ढह सकता है। वैसे फैंगर, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिन जियोंग ने अपना चश्मा ठीक किया और लिन फैंग की ओर देखा। हाँ पापा, मैं हाल ही में बहुत सोच रहा हूँ। मैं सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। मैं मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाना चाहता हूँ। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। लिन फैंग ने अपने फैसले के बारे में बताया। यह अंतिम फैसला था जो उसने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद लिया था। स्कूल छोड़ना एक बड़ी बात थी, लेकिन लिन जियोंग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसका चेहरा अभी भी बहुत शांत था। फैंगर, क्या तुमने मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाने के बारे में सोचा है? मैंने इस पर गहराई से सोचा है। अभी मुझे शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे अमानवीय विशेषज्ञ हों जिन्होंने आनुवंशिक लॉक को तोड़ा हो। इसके अलावा गहन मार्शल आर्ट के संसाधन आवश्यक हैं। केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं और मेरे लिए उपयुक्त हैं जो दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमी है। लिन फैंग ने पहले ही इस बारे में स्पष्ट रूप से सोच लिया था। दुनिया की 3 प्रमुख मार्शल आर्ट अकादमियों में नामांकन के लिए सभी की अलग अलग आवश्यकताएं थीं। पोला अकादमी में नामांकन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक कोई मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली है तब तक आम लोगों को भी प्रवेश मिल सकता है। पोला अकादमी मूल रूप से लिन फैंग की पहली पसंद थी, लेकिन पोला अकादमी ने केवल 20 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ही प्रवेश दिया जिन्होंने ग्रेड 4 पेशेवर मार्शल कलाकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। लिन फैंग में एक पेशेवर मार्शल कलाकार की ताकत थी, लेकिन वह इस साल पहले से ही 20 साल का था और पोला अकादमी की आयु सीमा को पार कर गया था। पोला अकादमी के अलावा शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में सेंचुरी अकादमी और मायरीड अकादमी भी शामिल थी। सेंचुरी अकादमी में लगभग कोई बाहरी नामांकन नहीं था क्योंकि इसे सेना और सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये केवल सेना या देश की कुछ विशेष प्रतिभाओं के लिए खुला था। भविष्य में उनके दूसरे भाई लिन है को वास्तव में सेना के माध्यम से सेंचुरी अकादमी में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। अब सिर्फ मायरीड अकादमी ही बची थी। मायरीड अकादमी के लिए भर्ती का मानदंड बहुत सरल था और वह था पैसा। हर छात्र को मायरीड अकादमी में प्रवेश के लिए सिर्फ 1 बिलियन युआन ट्यूशन फीस देनी थी। इसलिए मायरीड अकादमी मूल रूप से एक ऐसी जगह थी जहां केवल अमीर टाइकून और धनी समूहों के वंशज ही प्रवेश कर सकते थे। यह एकमात्र अकादमी भी थी जहां लिन फैंग प्रवेश कर सकता था। दुर्भाग्य से 1 बिलियन की ट्यूशन फीस बहुत बड़ी थी। लिन फैंग केवल अपने परिवार से मदद मांग सकता था। लिन फैंग ने कुछ नहीं कहा और माहौल थोड़ा शांत था। परिवार पहले से ही वर्तमान में एक मुश्किल स्थिति में था। लिन कॉर्पोरेशन को ईस्ट सी कॉर्पोरेशन द्वारा दबाया जा रहा था और पूंजी का हर टुकड़ा इस समय महत्वपूर्ण था। फैंगर, इसे देखो। अचानक लिन जियोंग ने कुछ ऐसा निकाला जो एक सर्टिफिकेट जैसा दिख रहा था। लिन फैंग ने उसे लिया और उसे देखा। फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई और वह कठोर हो गया।
माइरियड अकादमी के लिए स्वीकृति पत्र। यह माइरियड अकादमी के लिए स्वीकृति पत्र था। समय ठीक 1 सप्ताह पहले का था। पिताजी, आप। लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। इस समय उसका दिल कृतज्ञता से भर गया था। चाहे कुछ भी हो, परिवार तो परिवार ही होता है। लिन जियोनग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ 1 बिलियन है। भले ही निगम अभी मुश्किल में हो, हम 1 बिलियन का खर्च उठा सकते हैं। चूंकि आप मार्शल आर्ट का रास्ता अपनाने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए पूरा परिवार आपका पूरा समर्थन करेगा। इस प्रवेश पत्र के साथ आप इस वर्ष के भीतर किसी भी समय माइरिड अकादमी में रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ एक कार्ड भी है जिसके अंदर 10 मिलियन है। भविष्य में मैं आपके जीवन यापन के खर्च के रूप में हर महीने इसमें 1 मिलियन ट्रांसफर करूंगा। पिताजी, ये तो बहुत ज्यादा है। यह ज्यादा नहीं है। मैं माइरियड अकादमी की स्थिति के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। वहाँ हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। पैसे के बिना आप मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं। यह अफसोस की बात है, अगर ईस्ट सी कॉर्पोरेशन में हुई घटना न होती तो मैं आपको ज्यादा सहायता दे सकता था। लेकिन अब मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। लिन जियोनग वास्तव में बहुत संतुष्ट था। लिन फैंग की अजीब बीमारी हमेशा उसके दिल में भारी बोझ रही थी। अतीत में लिन फैंग उदास था और मार्शल आर्ट में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाया था। वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि लिन फैंग कदम दर कदम मौत के करीब पहुंच रहा था। अब लिन फैंग एक छलांग लगा सकता था, भले ही वह सफल हो या न हो। लिन जियोनग बहुत खुश था। पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। 3 साल में मैं निश्चित रूप से आनुवंशिक ताला तोड़कर अमानवीय अवस्था को प्राप्त कर लूंगा। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। यह उसका अपने परिवार से किया गया वादा था और यह उसके दिल की गहराइयों से निकली चीख थी। फैंगर, जब तुम माइरियड अकादमी में जाओगी तो तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे या अपनी माँ को फोन करो। याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पास हम और ये परिवार है। लिन फैंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इसके बाद लिन फैंग ने निकासी प्रक्रियाएं पूरी की और अपने परिवार के साथ एक और सप्ताह बिताया। 1 हफ्ते बाद लिन फैंग अपने परिवार को विदा करने के लिए नहीं बुला पाया। इसके बजाय वह अकेले ही हाई स्पीड रेलवे स्टेशन चला गया। अलविदा सेंट्रल सी। लिन फैंग खिड़की के पास एक सीट पर बैठा था। उसके दिमाग में यादें उभरने लगी, परिचित लोग, परिचित दृश्य, परिचित कहानियां। ये यात्रा उसे नई जिंदगी दे सकती है या यह उसका अंत भी हो सकता है। एक्सप्रेस ट्रेन में लिन फैंग अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। हालांकि ट्रेन की रफ्तार तेज थी, लेकिन अंदर बैठा व्यक्ति बहुत शांत महसूस कर रहा था। लिन फैंग ने विमान नहीं चुना। इसके बजाय उसने एक हाई स्पीड ट्रेन चुनी। जब से उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, लिन फैंग को डर था कि नियंत्रण से परे कुछ हो सकता है। विमान आसमान में बहुत ऊपर उड़ते थे। अगर कुछ हुआ तो उसकी मौजूदा काया के साथ भी उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हाई स्पीड ट्रेन अलग थी। अगर कोई दुर्घटना हुई तो वह तुरंत बच सकता था। लिन फैंग के बगल में 2 फैशनेबल युवा लड़कियां थीं। वे बहुत बूढ़ी नहीं थीं और छात्रा जैसी दिख रही थीं। अगस्त का महीना था और विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले कई छात्र पंजीकरण कराने लगे थे। दोनों लड़कियां बहुत मिलनसार लग रही थीं। उन्होंने अपने सामने रखे स्नैक्स को लिन फैंग के सामने रखा और कहा, सुंदर, क्या तुम खाना चाहोगे? धन्यवाद, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। लिन फैंग ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पूछना जारी रखा, तुम कहां जा रहे हो, सुंदर? यंडू। इस ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन यांडू था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ऐसा सोचा। नहीं, मैं डेल्टा जा रहा हूँ। लिन फैंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह वास्तव में डेल्टा जा रहा था क्योंकि माइरिड अकादमी वहां थी। वाह, क्या संयोग है। हम डेल्टा भी जा रहे हैं। मैंने सुना है कि डेल्टा सबसे आधुनिक नया शहर है। डेल्टा शहरी समूह के केंद्र की आबादी 300 मिलियन है। अरे, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। डेल्टा का नाम सुनते ही दोनों लड़कियों की आंखें चमक उठीं। डेल्टा वाकई एक नया शहर था। हुआ देश के दूसरे ऐतिहासिक शहरों की तुलना में जो सैकड़ों या हजारों साल पुराने थे, डेल्टा को बसे हुए सिर्फ 100 साल ही हुए थे। हालांकि चूंकि इसे पूरे डेल्टा शहरी समूह के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए वर्तमान डेल्टा एक ऐसा स्थान था जहां अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पूरे देश हुआ और यहां तक कि पूरे एशिया में सबसे विकसित शहर था। वैसे हैंडसम, क्या तुम डेल्टा में स्कूल जा रहे हो? हाँ, हम भी स्कूल जा रहे हैं। डेल्टा इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी ने हमें स्वीकार कर लिया है। तुम्हारा क्या हाल है, हैंडसम? लिन फैंग ने इस बार दोनों लड़कियों के लगातार सवालों का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर कि लिन फैंग की दिलचस्पी नहीं दिख रही थी, दोनों लड़कियां थोड़ी निराश हो गईं। उनकी उम्र के बारे में एक सुंदर लड़के से मिलना आसान नहीं था, लेकिन वह थोड़ा ठंडा था। स्नैप। लिन फैंग को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसके बगल में बैठी एक लड़की ने चुपके से उसकी तस्वीर खींच ली थी। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। फिर उसने तुरंत इसे अपने वीचैट मोमेंट्स पर कैप्शन के साथ पोस्ट कर दिया, डेल्टा जाने वाली ट्रेन में मेरी मुलाकात सुपर कूल हंग से हुई। लिन फैंग के आसपास एक ठंडी आभा थी, मानो वह पहुंच से बाहर हो। हालांकि उसका रूप बुरा नहीं था। जब वह सेंट्रल सी यूनिवर्सिटी में था, तब भी कई लड़कियां चुपके से लिन फैंग पर ध्यान देती थीं। हालांकि को चेन के अलावा कोई भी लड़की कभी लिन फैंग के दिल में नहीं आई थी। जियो, ये बाद में मुझे फोटो भेज देना। वह वाकई बहुत सुंदर है। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि डेल्टा में ये सुंदर लड़का किस विश्वविद्यालय में है। लगता है मुझे बाद में अपने मोमेंट्स पर पूछना पड़ेगा। शायद किसी को पता चल जाए कि यह सुंदर लड़का किस विश्वविद्यालय में है। दोनों लड़कियां मन ही मन खुश थीं। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। 6 घंटे की तेज रफ्तार के बाद हाई स्पीड ट्रेन आखिरकार रुक गई। लिन फैंग ने पहले ही अपनी आंखें खोल ली थीं। वे डेल्टा पर पहुंच चुके थे। दोनों युवतियां भी थकी हुई थीं और हतप्रभ थीं। जब उन्हें अपनी मंजिल दिखी तो वे भी जाग उठीं। हम अंततः यहाँ आ गए हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, हैंडसम? चलो देखते हैं कि हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। क्या हम साथ में टैक्सी ले लें? लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपना बैग लेकर ट्रेन से उतर गया। अल्पविराम। ट्रेन स्टेशन के बाहर लोग आते जाते रहते थे और गाड़ियों का तांता लगा रहता था। लिन फैंग का डेल्टा में ये पहला मौका था। हालांकि लिन कॉर्पोरेशन का डेल्टा में एक दफ्तर था, लेकिन वह अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार लिन कॉर्पोरेशन पहले से ही ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से निपटने में व्यस्त था। वह इतने छोटे मामले को खुद ही संभाल सकता था। ट्रेन स्टेशन के बाहर एक बस स्टॉप था, लेकिन लिन फैंग को मार्ग का पता नहीं था, इसलिए वह केवल बाहर चलने की पूरी कोशिश कर सकता था।
वह सीधे मायरीड अकादमी के लिए एक टैक्सी लेने जा रहा था। हालांकि जैसे ही लिन फैंग एक टैक्सी बुलाने वाला था, उसकी तेज नजर अचानक कुछ 100 मीटर आगे सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक पीली स्पोर्ट्स कार पर पड़ी। खासकर इसलिए क्योंकि पीली स्पोर्ट्स कार बहुत तेज थी और सीधे स्टेशन की ओर जा रही थी। नियंत्रण खोना, लिन फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने देखा कि बस स्टॉप पर बहुत से लोग थे जिन्हें खतरे का एहसास भी नहीं था। चूंकि उसे खतरा पता चल गया था, इसलिए लिन फैंग संभवतः इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इसलिए लिन फैंग ने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों को पटक दिया। पूरा ट्रेन स्टेशन थोड़ा हिल गया। फिर लिन फैंग एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। हे भगवान, सुपरमैन! लिन फैंग से कुछ ही दूरी पर एक चश्माधारी व्यक्ति ने लिन फैंग की हरकतें देखी। वह अचंभित रह गया। अल्पविराम, मैंने नियंत्रण खो दिया। यह मेरी पहली बार गाड़ी चलाने का अनुभव है। पीली स्पोर्ट्स कार में नारंगी रंग से रंगे बालों वाला एक युवक भी अचंभित था। स्पोर्ट्स कार की गति और भी तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई खराबी आ गई है और वह अब इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ये देखकर कि स्पोर्ट्स कार स्टेशन से टकराने वाली है, वह और कुछ नहीं कर सका। अचानक ताकत के साथ उसका पूरा शरीर तुरंत कार से बाहर उछल गया। फिर वह जमीन पर कई बार लुढ़का, काफी अस्त व्यस्त दिख रहा था। इस बीच नियंत्रण खो चुकी स्पोर्ट्स कार प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वहां पहले से ही लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उन्माद में इधर उधर भाग रहे थे। हालांकि अभी भी दो छोटी लड़कियां थीं जो डर से स्तब्ध थीं और प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी थीं। जियो, ये क्या हम मरने वाले हैं? दोनों युवतियां इतनी डरी हुई थीं कि उनके पैर जेली में बदल गए थे। वे बिल्कुल भी भाग नहीं पा रही थीं। इस बीच दहाड़ती हुई स्पोर्ट्स कार भयानक गति से भाग रही थी। वह उन दोनों से टकराने वाली थी और त्रासदी का कारण बनने वाली थी। अचानक तेज हवा के झोंके के साथ एक आकृति दोनों लड़कियों के सामने आ गई। जंगली गाय के पैर। लिन फैंग एक देवता की तरह उतरा। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई, मानो वह वास्तव में एक जंगली गाय में बदल गया हो। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां एक साथ उभर आईं और उसकी ताकत एक पल में फूट पड़ी। टकराना। बेकाबू स्पोर्ट्स कार लिन फैंग की मुट्ठी से जोरदार तरीके से टकराए। मांस और खून का शरीर स्टील के शरीर से कैसे मजबूत हो सकता है? सभी के मुंह खुले रह गए। वे उस दुखद दृश्य को नहीं देखना चाहते थे जो आगे हुआ। हालांकि ये त्रासदी नहीं हुई। लिन फैंग के मुक्का से बेकाबू स्पोर्ट्स कार को ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरी कार टुकड़ों में बिखर गई और कार 100 मीटर से ज्यादा पीछे खिसक गई। ओह हनी, देखो देखो, ये सुपरमैन है। हर कोई दंग रह गया, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। क्या सुपरमैन? वह स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली पेशेवर मार्शल कलाकार है। वह बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है कि पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट वाकई बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन मुझे उनसे इतनी ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी। उसने एक मुक्का मारकर पूरी ताकत से दौड़ रही स्पोर्ट्स कार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आधुनिक समाज में बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि पेशेवर मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली होते हैं। हालांकि ये सिर्फ टेलीविजन पर ही दिखाए जाते थे और सिर्फ डेटा का एक समूह होते थे। उन्होंने इसे सीधे तौर पर नहीं देखा था। और अब किसी को व्यक्तिगत रूप से एक रेसिंग स्पोर्ट्स कार को मुक्का मारकर तोड़ते हुए देखना, वह प्रत्यक्ष दृश्य था। सब कुछ ठीक है। लिन फैंग ने पलटकर देखा। उसे एहसास हुआ कि जो दो लड़कियां अभी भी अचंभित थीं, वे वही युवा लड़कियां थीं जो ट्रेन में उसके बगल में बैठी थीं। आह, यह आप हैं। हम ठीक हैं, शुक्रिया शुक्रिया। दोनों लड़कियां अपनी भावनाओं में उतार चढ़ाव के कारण हकलाने लगीं। वे अभी अभी मौत से बचकर आई थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बचाने वाला वह ठंडा और सुंदर आदमी था। ये वाकई एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। इस समय कार का मालिक पहले से ही लिन फैंग के सामने आ चुका था। उसने लिन फैंग को ध्यान से देखा और आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। शानदार दोस्त, तुमने एक ही मुक्का मारकर मेरी स्पोर्ट्स कार को नष्ट कर दिया और फिर भी तुम सुरक्षित हो। तुम एक उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार हो, है ना? और तुम इतने युवा भी हो। क्या तुम मायरियड अकादमी के छात्र हो? आपको कैसे मालूम? लिन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि यह नारंगी बालों वाला युवक मायरियड अकादमी के बारे में जानता होगा। हाँ, तुम सच में मायरियड अकादमी के छात्र हो। तुम नए छात्र हो, है ना? मैं भी नया छात्र हूँ। क्या हमें अब मायरियड यूनिवर्सिटी में पंजीकरण करवाना चाहिए? चलो साथ चलते हैं। युवक तुरंत हंस पड़ा। फिर उसने फोन करके दोनों लड़कियों से स्थिति के बारे में पूछा। उसने उन्हें एक नाम कार्ड भी दिया और कहा, क्या तुम लोग ठीक हो? अगर कुछ भी हो तो तुम नाम कार्ड पर कॉल कर सकती हो। कोई तुम्हारे लिए सब संभाल लेगा। ठीक है, अब ये लड़का और मैं मायरियड अकादमी में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अलविदा। जल्द ही एक और नई स्पोर्ट्स कार स्टेशन पर पहुंचाई गई। दुर्घटना से निपटने के लिए 10 से ज्यादा कर्मचारी आए। उन सभी को छोटे नारंगी बालों वाले आदमी ने व्यवस्थित किया था। लिन फैंग को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन छोटे नारंगी बालों वाले आदमी ने कहा, ऊपर आओ। मैं अभी मजे के लिए मैनुअल ऑपरेशन आजमाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खराब हो जाएगा। मैं इस बार इसे निश्चित रूप से स्वायत्त ड्राइविंग मोड पर छोड़ दूंगा। चिंता मत करो। आधुनिक कारें आमतौर पर स्वायत्त और बहुत सुरक्षित थीं। मैनुअल नियंत्रण मूल रूप से रद्द कर दिए गए थे। केवल कुछ बेहतरीन स्पोर्ट्स कारों में मैनुअल नियंत्रण थे। अभी जो दुर्घटना हुई, वह नारंगी बालों वाले आदमी के मैनुअल नियंत्रण के कारण हुई थी। हालांकि लिन फैंग इस कार मालिक की दृष्टता से कुछ हद तक नाखुश था, लेकिन उसे यह व्यक्ति बहुत सीधा भी लगा, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वह कार में बैठ गया और जल्दी से स्टेशन से निकल गया। इससे पहले कि दोनों लड़कियां अपने सदमे से उबर पाती, स्टाफ के एक सदस्य ने कहा, सज्जनों, हम वे लोग हैं जिन्हें यंग मास्टर झांग ने इस घटना से निपटने के लिए भेजा है। अगर आपकी कोई जरूरत है तो बेझिझक हमें बताएं, हम उन्हें पूरा करेंगे। उन दोनों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। उन्होंने स्टाफ की मदद लेने से मना कर दिया। वे वास्तव में पूरी तरह से सुरक्षित थे, बस थोड़े डरे हुए थे। क्या उन्होंने अभी अभी मायरियड अकादमी का जिक्र किया? मुझे ऐसा लगता है वह सुंदर लड़का भी मायरियड अकादमी का छात्र है। मायरियड अकादमी एक ऐसी जगह है जहां केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। मैं सोचता था कि मायरियड अकादमी के सभी युवा उत्तराधिकारी बदमाश हैं, लेकिन ये सुंदर लड़का काफी सभ्य लगता है। सौभाग्य से मैंने उसकी एक तस्वीर ले ली। मुझे इसे अपने मोमेंट्स में दिखाना चाहिए। ये घटना वाकई बहुत रोमांचक है। दोनों लड़कियां मन ही मन बहुत खुश हुईं और बहुत प्रसन्न होकर स्टेशन से बाहर चली गईं। कार में लिन फैंग और नारंगी बालों वाला आदमी पिछली पंक्ति में बैठे थे। नारंगी बालों वाले आदमी ने अपना परिचय दिया। दोस्त, चलो एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम झांग कीजी है और मैं ग्रेड 4 का पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। हम भविष्य में सहपाठी बनेंगे।
लिन फैंग ने उदासीनता से कहा, लिन फैंग, कोई ग्रेड नहीं। कोई ग्रेड नहीं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम माई रेड अकादमी में हो, तुम्हारे पास कोई ग्रेड कैसे नहीं हो सकता? झांग किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं हुआ। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास कोई ग्रेड नहीं है। चूंकि मैंने ग्रेड प्लेसमेंट असेसमेंट में भाग नहीं लिया था, इसलिए मेरे पास अब पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट का प्रमाण पत्र भी नहीं है। झांग किजी ने जब ये सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया दोस्त। तुम निश्चित रूप से एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जो मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करता है और बाहरी प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। जिस तरह से तुमने अभी अभी मेरी स्पोर्ट्स कार को मुक्का मारकर चकनाचूर कर दिया, वह वाकई शानदार था। तुम में निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार की ताकत है, बस यह है कि सटीक ग्रेड अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भी एक विशेषज्ञ होना चाहिए। हे, आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है माई रेड अकादमी जाना। मैं जितना चाहूं उतना पैसा खर्च कर सकता हूं और बाहर जितनी चाहूं उतनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सकता हूं। मैं माई रेड अकादमी में क्यों कष्ट सहना चाहूंगा? लेकिन मेरे बूढ़े पिता इसकी अनुमति नहीं देंगे और मुझे माई रेड अकादमी भेजने पर जोर देंगे। मूल रूप से मुझे चिंता थी कि माई रेड अकादमी में प्रवेश करने के बाद परेशानी होगी, लेकिन आपके जैसे विशेषज्ञ के साथ ये बहुत सुरक्षित होना चाहिए। लिन फैंग, क्या मैं आपको भाई फैंग कह सकता हूँ? आप अकादमी में मेरी रक्षा कर सकते हैं। अकादमी के बाहर आप डेल्टा में जो चाहें खेल सकते हैं। हे, मैं मानक स्थानीय शीर्ष कुत्ता हूँ। लिन फैंग थोड़ा अवाक था। झांग किजी एक सामान्य अपव्ययी वंशज या अमीर उत्तराधिकारी की तरह लग रहा था। असंख्य लोगों को माई रेड अकादमी में प्रवेश करने का अवसर ईर्ष्यापूर्ण था, फिर भी उसने इसका तिरस्कार किया। हालांकि झांग किसी सीधे और सहज स्वभाव के थे, उन्होंने लिन फेंग को नाराज नहीं किया। इसलिए लिन फेंग ने केवल मुस्कुराकर कहा, चूंकि आप स्थानीय शीर्ष व्यक्ति हैं, इसलिए आपको माई रेड अकादमी का परिचय मुझे कराना होगा। जरूर, कोई समस्या नहीं है। हालांकि हम जल्द ही माई रेड अकादमी पहुंच जाएंगे। अकादमी में प्रवेश करने के बाद मैं आपको विस्तृत परिचय दूंगा। हालांकि मैंने पहले कभी माई रेड अकादमी में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जिसके बारे में मैं अनजान हूं। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। जल्द ही कार रुकी। लिन फैंग और झांग किसी उतरे और पहली नजर में एक बड़ी मूर्ति देखी। यह मूर्ति 20 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थी। यह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की कांस्य प्रतिमा थी जो आसमान की ओर मुट्ठी उठाए हुए था और एक दबंग आभा से भरा हुआ था। लिन फैंग भी इस कांस्य प्रतिमा की आभा देखकर दंग रह गया। यहाँ तक कि झांग किजी, जो हमेशा से ही बकबक करने वाला रहा था, ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। वह केवल धीमी आवाज में ही परिचय दे सका, भाई फैंग, क्या तुम चौंक गए हो? यह माई रेड अकादमी का संस्थापक, दुनिया के 9 संतों में से एक, अजेय मुट्ठी वाला संत है। अजेय मुट्ठी ऋषि, freewebnovel.com। लिन फैंग की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। भले ही वह मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करता था, लेकिन उसने अजेय मुट्ठी ऋषि की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। वह एक अपराजित विशेषज्ञ था जो आउटलैंड में अनगिनत भयानक जानवरों के शवों के पहाड़ों और खून के समुद्रों के बीच से ऊपर उठा था। वह मार्शल कलाकारों के बीच शिखर अस्तित्व था। यद्यपि दुनिया में कई विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल 9 लोग ही ऐसे थे जिन्हें ऋषि माना जा सकता था, और अजेय मुट्ठी ऋषि उनमें से सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। अजेय मुट्ठी ऋषि की बात करें तो मैंने सुना है कि जब अजेय मुट्ठी ऋषि कमजोर थे, तब वे भी मेरी तरह एक अमीर प्लेबॉय थे जो हर दिन जीवन में उलझन में रहते थे। हे, किसने सोचा होगा कि एक बार सत्ता में आने के बाद वे इतने अजेय हो जाएंगे और अंततः वे 9 ऋषियों में से एक बन जाएंगे। शायद एक दिन मैं भी प्रबुद्ध हो जाऊंगा और अजेय मुट्ठी ऋषि की तरह शक्ति प्राप्त करूंगा। झांग किसी ने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ अजेय मुट्ठी ऋषि की कांस्य प्रतिमा को देखा। हर ऋषि के उत्थान का दूसरों द्वारा गहन अध्ययन किया जाएगा और अनगिनत लोग उसमें अपना प्रतिबिंब पाएंगे। वास्तव में 9 ऋषि पहले से ही मानवता के आध्यात्मिक प्रतीक बन चुके थे, जो मानवता की लड़ाकू भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। अजेय मुट्ठी ऋषि एक महत्वपूर्ण योगदान कारक था कि क्यों माई रेड अकादमी की इतनी मजबूत स्थिति थी और दुनिया की 3 शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक बन गई। वे दोनों स्कूल में चले गए और झांग किजी के नेतृत्व में वे प्रवेश कार्यालय गए। उन दोनों के पास प्रवेश पत्र थे। उनकी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की पुष्टि के बाद उनकी पहचान की पुष्टि की गई और उन्हें एक एक पहचान पत्र दिया गया। तब से वे दोनों माई रेड अकादमी के छात्र थे। माई रेड अकादमी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ 100 लोग। हालांकि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। वे दोनों कुछ देर तक चले, लेकिन उन्हें कोई छात्र नहीं दिखा। जल्द ही वे नक्शे के अनुसार छात्रावासों में पहुंच गए। माई रेड अकादमी के छात्रावास मानक एकल कमरों से बने थे। जब तक किसी के पास पहचान पत्र होता, वह कोई भी कमरा चुन सकता था। झांग किजी और लिन फैंग ने स्वाभाविक रूप से आसन छात्रावासों को चुना। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है, तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। क्या आप बहुत निराश हैं? झांग किजी ने आंख मारकर पूछा। लिन फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं थोड़ा निराश हूं। लिन फैंग की कल्पना में माई रेड अकादमी को हर जगह विशेषज्ञों और प्रतिभाओं से भरा होना चाहिए, शोर और उत्साह से भरा होना चाहिए। हालांकि जब वह वास्तव में यहां आया, तो उसे मुश्किल से कुछ लोग मिले। इसके अलावा जब से वे स्कूल में दाखिल हुए थे, तब से लेकर अब तक लगभग कोई भी उन्हें लेने नहीं आया था, जैसे कि स्कूल ने उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। इसके अलावा उनके पास सबसे बुनियादी पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी नहीं थी। उन्हें खुद को स्कूल से कदम दर कदम परिचित करना था। झांग किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई फैंग, यह माई रेड अकादमी अन्य अकादमियों से अलग है। जब तक आप पहचान पत्र प्राप्त करते हैं, तब तक आप माई रेड अकादमी के सदस्य हैं। वास्तव में माई रेड अकादमी में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। कभी कभी कुछ विशेषज्ञ होंगे जिन्होंने आनुवंशिक लॉक तोड़कर व्याख्यान दिए होंगे। छात्रों को उनके लिए पंजीकरण करने और अकादमी अंक एकत्र करने की पहल करनी होगी। वैसे अकादमी के पॉइंट्स को असली करेंसी से बदला जा सकता है। एक पॉइंट के लिए 10 लाख युआन। सबसे सस्ते कोर्स के लिए भी हर पार्ट के लिए एक पॉइंट की जरूरत होती है। हे, माई रेड अकादमी में पैसा ही सब कुछ है। चाहे आप कुछ भी करें, आपको पैसे की जरूरत होती है। बेशक ये पॉइंट्स के बारे में है, लेकिन यह वास्तव में पैसा है। क्या अंतर है? यहाँ कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई गुरु नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि कोई गुरु आपको सिखाए, तो कोई समस्या नहीं है। पॉइंट का उपयोग करें। यदि आप उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। उन्हें पॉइंट से खरीदें। संक्षेप में, माई रेड अकादमी में पैसे के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं।
मार्शल आर्ट का अभ्यास करने से आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम मिलेंगे। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी करना मुश्किल होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि पैसे के बिना लोग माय रीड अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाते। आखिरकार सिर्फ पंजीकरण शुल्क ही 1 बिलियन का खर्च आता है। झांग किसी की बातें सुनकर लिन फेंग लगभग अवाक रह गया। यह माय रीड अकादमी प्रतिभाओं को विकसित करने में पूरी तरह से लाइसेंस फेयर थी। सब कुछ खुद पर निर्भर करता था। मार्शल आर्ट, मेंटर, उपकरण, संसाधन इत्यादि जो एक मार्शल कलाकार को चाहिए, वे सभी माय रीड अकादमी में उपलब्ध थे। हालांकि हर चीज के लिए शर्त थी पैसा। झांग किसी ने जो कहा था उसके अनुसार लिन फेंग के पास मौजूद 11 मिलियन को माय रीड अकादमी में केवल 11 अंकों के लिए ही बदला जा सकता था। तुमने ये सब कहां से सीखा? मैंने पहले भी लोगों को माय रीड अकादमी के बारे में बात करते सुना है। इसलिए जो लोग यहाँ सिर्फ बेकार बैठे हैं वे अपना दिन बेकार ही बिताएंगे, और जो लोग दूसरों से अलग दिखने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं वे भी दूसरों से अलग दिख सकते हैं। हालांकि दोनों ही बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। टीएस मैंने पहले भी लोगों को व्यापार करते देखा है, लेकिन मैंने कभी भी माय रीड अकादमी के बराबर का व्यापार नहीं देखा जो कम पूंजी के साथ बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है और जिसके लिए अनगिनत लोग अपना पैसा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ठीक है, अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो कैंपस नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए अपने पहचान पत्र का उपयोग करें। इस पर एक नया छात्र गाइड है। यह आपको माय रीड अकादमी की स्थिति के बारे में एक मोटा मोटा समझ देगा। ये कहने के बाद झांग किजी बोरियत से लिन फेंग के बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें मूंद लीं। ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। लिन फेंग ने जल्दी से अपना पहचान पत्र इस्तेमाल करके वर्चुअल नेटवर्क में लॉगिन किया। जल्द ही वह कैंपस नेटवर्क में प्रवेश कर गया। कैंपस नेटवर्क बहुत व्यापक था। इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था और यहाँ तक कि इस पर पाठ्यक्रम भी अपलोड किए गए थे। उदाहरण के लिए कल एक विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा जिसने जेनेटिक लॉक को तोड़ा था। व्याख्याता की विस्तृत जानकारी इस पर थी। यदि कोई व्याख्यान में भाग लेना चाहता था तो उसे यह पाठ्यक्रम पहले से खरीदना होगा और एक अंक का भुगतान करना होगा। इनके अलावा मार्शल आर्ट, मार्शल तकनीक और कुछ हथियार खरीदने के लिए भी जगहें थीं। लिन फेंग ने सरसरी निगाह डाली और तुरंत अवाक रह गया। मूल रूप से इन सभी मार्शल तकनीकों की कीमत 10 अंकों से ज्यादा थी। कुछ की कीमत दसियों या सैकड़ों अंक भी थी। बेशक लिन फेंग ने मार्शल आर्ट्स पर ध्यान भी नहीं दिया जिसमें बहुत ज्यादा अंक खर्च होते हैं। अगर उसके पास समय होता तो वह भविष्य में उन पर ध्यान देता। कैंपस फोरम भी था। इसमें माय रीड अकेडमी के छात्रों के बीच चर्चाएं होती थीं। हालांकि ज्यादातर विषय स्कूल के प्रभावशाली लोगों के बारे में थे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने किस तरह का मिशन किया, उन्हें कितने अंक मिले, किसने वर्चुअल बैटल चैम्बर को साफ किया और अच्छी रैंकिंग प्राप्त की इत्यादि। हालांकि विषय अव्यवस्थित और चकाचौंध भरे थे, लिन फेंग ने एक एक करके मंचों की खोज की जिससे उन्हें माय रीड अकादमी की गहरी समझ प्राप्त हुई। ये पता चला कि माय रीड अकादमी के सभी छात्र अंकों के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे अंक अर्जित करने के लिए मिशन भी स्वीकार कर सकते थे। हालांकि इन मिशनों के लिए शक्ति स्तर की एक सीमा थी। ये शक्ति स्तर वर्चुअल बैटल चैम्बर में रैंकिंग थी। रैंकिंग जितनी अधिक होगी, मिशन स्वीकार करना और अधिक अंक अर्जित करना उतना ही आसान होगा। लिन फेंग को केवल एक मोटा विचार मिला और वास्तव में मिशन लेने का इरादा नहीं था। वह भी अभी माय रीड अकादमी में पहुंचा था और अभी मिशन लेने का समय नहीं था। उसे पहले माय रीड अकादमी को समझना था और अपनी खुद की विकास योजना बनानी थी। अभी मुझे सबसे पहले अपनी ताकत को समझना होगा। वर्चुअल बैटल चैम्बर एक बहुत अच्छी जगह लगती है। ये जीवन के लिए खतरा नहीं होगा और मैं अपनी ताकत का पूरा उपयोग कर सकता हूँ। मैं अपनी ताकत के स्तर को भी सटीक रूप से निर्धारित कर सकता हूँ। अगर मेरी रैंकिंग अच्छी है तो ये भविष्य में मिशन स्वीकार करने में भी मददगार होगी। लिन फेंग ने तुरंत वर्चुअल बैटल चैम्बर की ओर जाने का फैसला किया। झांग किसी ने देखा कि लिन फेंग ने काफी कुछ सीख लिया है। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, भाई फेंग, हम अभी माय रीड अकादमी पहुंचे हैं। क्या तुम बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं, मैं पहले वर्चुअल बैटल चैम्बर जाना चाहता हूँ। वर्चुअल बैटल चैम्बर, यह उन जुनूनी मार्शल कलाकारों का पसंदीदा है। टीएस, मुझे पता था कि माय रीड अकादमी में पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जिस जगह जाएंगे वह निश्चित रूप से वर्चुअल बैटल चैम्बर होगा। ठीक है, मैं भी इसे आजमाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी रैंकिंग आखिरी नहीं होगी। लिन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि झांग किजी को वर्चुअल बैटल चैम्बर में भी दिलचस्पी होगी। दरअसल ये बहुत ही समझ में आने वाली बात थी। वर्चुअल बैटल चैम्बर कोई साधारण सिस्टम नहीं था बल्कि नवीनतम तकनीक थी। इसे एक शीर्ष गुप्त तकनीक माना जाता था। कोई भी टाइकून कितना भी शक्तिशाली या अमीर क्यों न हो, उसके लिए इस सिस्टम का मालिक होना असंभव था। इस तरह की प्रणाली जो पूरी तरह से आभासी थी लेकिन जिसमें वास्तविक संवेदनाएं थी, कुछ ऐसा था जिसे झांग किजी लंबे समय से अनुभव करना चाहता था। इस प्रकार वे दोनों तुरंत छात्रावास से बाहर निकल गए और वर्चुअल बैटल चैम्बर की ओर चल पड़े। वर्चुअल बैटल चैम्बर में एक ही समय में 10 लोग बैठ सकते थे और इसके लिए पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वर्चुअल बैटल चैम्बर के बाहर लंबी कतार लगी हुई थी और यह माय रीड अकादमी में सबसे व्यस्त जगहों में से एक था। जब लिन फेंग और झांग किजी वर्चुअल बैटल चैम्बर के बाहर कतार में खड़े होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। आखिरकार वे सिर्फ नए छात्र थे। कई लोग अभी भी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। लियू फेंग, पिछली बार आपकी रैंकिंग 21,800 थी। इस बार आपके पास अपनी रैंकिंग में कुछ दर्जन की बढ़ोतरी करने का मौका है ना? ये कहना मुश्किल है। हालांकि मैंने हाल ही में सुधार किया है। अकादमी में कई लोगों ने भी सुधार किया है। ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा अगर मैं एक और साल रुका तो मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। मुझे जेनेटिक लॉक तोड़ने की कोई उम्मीद नहीं है। जब समय आएगा तो मुझे माय रीड अकादमी छोड़नी होगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जाने से पहले मैं अपनी रैंकिंग 20,000 के भीतर ला सकूं। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ये सही है। शीर्ष 20,000 तक पहुंचना वाकई मुश्किल है। जेनेटिक लॉक को तोड़ना तो दूर की बात है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जो लोग वर्चुअल बैटल चैम्बर के शीर्ष 100 में जल्दी से रैंक कर सकते हैं वे अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कैसे करते हैं। देखो, सीनियर लू यिदाओ बाहर हो गए हैं। मैंने सुना है कि उनकी कृपाण तकनीक विशेष रूप से शक्तिशाली है। पिछली बार वह 20,300वें स्थान पर थे। इस बार वह शीर्ष 20,000 तक पहुंच गए होंगे। वरिष्ठ लू यिदाओ वास्तव में अद्भुत हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत समय पहले ग्रेड 7 पेशेवर मार्शल कलाकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। अब उनके पास ग्रेड 8 पेशेवर की ताकत होनी चाहिए, है ना? सबका ध्यान सीनियर लू यिदाओ पर था जिसके बाल कटे हुए थे। उसकी पीठ पर कृपाण बंधी हुई थी। उसका पूरा रूप भयंकर और दबंग था।
किसी ने आगे आकर धीमी आवाज में पूछा। फिर विस्मय की लहर सी गूंजी। लुओ यिदाओ ने अपना सिर और भी ऊपर उठाया। वह बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। वरिष्ठ भाई लुओ यिदाओ ने अभी अभी अपनी चुनौती में सफलता प्राप्त की है। उनकी रैंकिंग 19,991 है। प्रभावशाली बात यह है कि वे शीर्ष 20,000 में शामिल हो गए हैं। जी, मायरियड अकादमी के इतिहास में कुल 23,000 छात्र हैं। सीनियर लुओ यिदाओ का शीर्ष 20,000 में स्थान पाना वाकई प्रभावशाली है। मैंने सुना है कि सीनियर लुओ यिदाओ सिर्फ 3 साल से मायरियड अकादमी में हैं। वे निश्चित रूप से भविष्य में एक और सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे। लिन फैंग और झांग कीजी ने लुओ यिदाओ को भी देखा। हालांकि उन दोनों को शीर्ष 20,000 रैंकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे भीड़ से यह बता सकते थे कि यह निश्चित रूप से एक बेहद प्रभावशाली उपलब्धि थी। भाई फैंग, आपको बाद में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। दरअसल झांग कीजी की याद दिलाए बिना भी लिन फैंग अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। वह ये निर्धारित करना चाहता था कि उसकी वर्तमान ताकत किस स्तर पर है। जल्द ही लिन फैंग और झांग कीजी की बारी आई। उन दोनों को वर्चुअल बैटल चैम्बर में प्रवेश करते देख उनके पीछे खड़े अन्य छात्र थोड़े हैरान हुए। मुझे नहीं लगता कि मैंने इन दोनों को पहले कभी देखा है। वे नए खिलाड़ी होंगे जो पहली बार वर्चुअल बैटल चैम्बर को चुनौती दे रहे हैं। वे शायद सबसे निचले पायदान पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि इस साल नए छात्रों में 6 बेहतरीन व्यक्ति हैं। पहली बार जब उन्होंने वर्चुअल बैटल चैम्बर को चुनौती दी तो वे शीर्ष 20,000 में शामिल होने में सफल रहे और उन्हें उन नए छात्रों द्वारा 6 महान प्रतिभाशाली लोगों की उपाधि दी गई। नए छात्रों के लिए खुद को प्रतिभाशाली कहना कितना हास्यास्पद है। वे बस खुद को ज्यादा आंक रहे हैं। ये सही है, मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है। हाल ही में इसने बहुत हंगामा मचाया है। 6 महान प्रतिभाओं के नेतृत्व में नए छात्रों का ये समूह भी अहंकारी हो रहा है और वास्तव में हमारे जैसे वरिष्ठ छात्रों को भड़काने की हिम्मत कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि वरिष्ठ छात्र आमतौर पर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वरिष्ठ छात्रों में से कुछ विशेषज्ञ उन 6 महान प्रतिभाओं से थोड़े नाखुश हैं। बस इंतजार करो और देखो, जल्द ही निश्चित रूप से एक अच्छा शो होगा। लिन फैंग और झांग कीजी को स्वाभाविक रूप से पता नहीं था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। वे दोनों वर्चुअल बैटल चैम्बर में घुस गए और अलग हो गए। लिन फैंग अपेक्षाकृत संकीर्ण कमरे में पहुंचे। दीवारों पर हर जगह स्कैनिंग डिवाइस लगे हुए थे। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। बीप, कृपया अपना पहचान पत्र हाथ में पकड़ें। लिन फैंग ने पहचान पत्र अपने हाथ में लिया और स्कैन पास कर दिया। बीप, पहचान स्कैन पूरा हो गया है। कृपया वर्चुअल केबिन में प्रवेश करें। छोटे से कमरे में लिन फैंग ने एक विशाल कांच के कंटेनर जैसी चीज देखी। यह आभासी केबिन होना चाहिए था, इसलिए वह निर्देशानुसार लेट गया। सूश, जैसे ही वह लेटा ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अनगिनत जगहों से होकर गुजरा हो। अंत में चारों ओर अंधेरा छा गया और उसने खुद को एक शानदार अखाड़े पर खड़ा पाया। यह आभासी तकनीक है, कितना अद्भुत है। लिन फैंग मोहित हो गया। हालांकि यह लंबे समय से अफवाह थी कि आभासी तकनीक परिपक्व हो गई है, लेकिन नागरिक उपयोग के लिए तकनीक पेश नहीं की गई थी। आभासी तकनीक हमेशा सेना और देश के हाथों में रही है। कुछ प्रमुख शक्तियों जैसे कि मायरियड अकादमी के पास भी ये थी। आसपास का माहौल बहुत ही जीवंत और सजीव था, बहुत यथार्थवादी लग रहा था। कम से कम लिन फैंग यह नहीं बता सकता था कि यह असली था या नकली। कृपया अपना प्रतिद्वंद्वी चुनें। लिन फैंग के सामने एक के बाद एक आकृतियां दिखाई दी और सामने एक रैंकिंग थी। इस वर्चुअल बैटल चैम्बर ने अपनी स्थापना के बाद से मायरियड अकादमी में लगभग सभी छात्रों को रिकॉर्ड किया। कुल 23,681 लोग थे। बेशक लिन फैंग और झांग कीजी को अभी तक शामिल नहीं किया गया था। ये 23,681 लोग मूल रूप से अपनी सबसे मजबूत अवस्था में थे। वे 25 साल की उम्र तक ही मायरियड अकादमी में रह सकते थे। अगर उन्होंने 25 साल की उम्र तक जेनेटिक लॉक नहीं तोड़ा होता तो वे मायरियड अकादमी को छोड़ सकते थे। इस प्रकार वर्चुअल बैटल चैम्बर के ज्यादातर लोग पहले ही मायरियड अकादमी छोड़ चुके थे। आखिरकार अब अकादमी में केवल कुछ 100 छात्र ही थे। सबसे नीचे रैंक वाले छात्र मूल रूप से मायरियड अकादमी के सभी मौजूदा छात्र थे। लिन फैंग ने कुछ देर सोचा और मायरियड अकादमी के छात्रों की ताकत से खुद को परिचित करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने कहा, ली वेई को चुनौती दें। ये ली वेई बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लिन फैंग ने एक नजर के बाद यादृच्छिक रूप से चुना था। जो व्यक्ति उसकी नजर में आया उसकी रैंक 23,673 थी। उसे मायरियड अकादमी का वर्तमान छात्र होना चाहिए। जैसे ही लिन फैंग की आवाज धीमी हुई, आसपास का माहौल थोड़ा अंधेरा हो गया और ली वेई का आकार जल्दी से लिन फैंग के सामने सिमट गया। ली वेई कृपाण का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही वह सामने आया, उसने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी कृपाण घुमा ली। सूश, ब्लेड बहुत तेज और सटीक था। पलक झपकते ही वह लिन फैंग के सामने था। टकराना, हालांकि लिन फैंग ने चकमा नहीं दिया। उसने सीधे एक मुक्का मारा और ली वेई का आंकड़ा एक बुलबुले की तरह फट गया। चुनौती सफल रही। लिन फैंग वर्तमान में 23,673 रैंक पर हैं। आप विरोधियों को चुनौती देना जारी रखना चुन सकते हैं या वर्चुअल बैटल चैम्बर छोड़ सकते हैं। लिन फैंग ने भौहें सिकोड़ी। उसका पहला विचार यह था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कमजोर था। ये ली वेई वास्तव में बहुत कमजोर था। क्या मायरियड अकादमी दुनिया की शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक नहीं थी? यहाँ हर जगह प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ होने चाहिए। उनमें से कोई भी बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उसका प्रतिद्वंद्वी इतना कमजोर क्यों था? दरअसल लिन फैंग को गलतफहमी थी। मायरियड अकादमी में हर कोई बहुत मजबूत नहीं था। झांग कीजी और ली वेई जैसे लोग सिर्फ पैसे से पहचान खरीदने और अपना दिन बेकार बिताने के लिए यहाँ थे। वे कितने मजबूत हो सकते हैं? हालांकि ली वेई का वार वाकई बहुत जोरदार था। यह शायद एक अच्छी कृपाण तकनीक थी। दुर्भाग्य से इसकी ताकत बहुत कम थी और इसकी कुल शक्ति भी बहुत कम थी। ये लिन फैंग के मुके का सामना कैसे कर सकता था? इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए लिन फैंग ने जल्दी से ऊपर की ओर स्क्रॉल किया। लेई यिमिंग को चुनौती देना जारी रखो। बहुत जल्दी लेई यिमिंग का फिगर वर्चुअल बैटल चैम्बर में दिखाई दिया। इस बार लिन फैंग ने उसे चुनौती देने के लिए बड़े कदम उठाए थे। लेई यिमिंग की रैंक 20,009 थी और उसे मायरियड अकादमी में काफी शक्तिशाली माना जा सकता था। कम से कम कई वरिष्ठ उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे। लेई यिमिंग ने भी कृपाण का इस्तेमाल किया। वास्तव में आउटलैंड में कई मार्शल कलाकार कृपाण का इस्तेमाल करते थे क्योंकि कृपाण मजबूत और दबंग थे। वे कुछ विशाल भयानक जानवरों के खिलाफ बेहद प्रभावी थे।
जिस क्षण ले यिमिंग प्रकट हुआ, उसके हाथ में तलवार लिन फैंग की ओर झपटी। ये बिजली की चमक की तरह था, साथ में गड़गड़ाहट की आवाज भी थी। ये निश्चित रूप से एक गहन मार्शल तकनीक थी। हवा की गड़गड़ाहट लिन फैंग के कानों में गूंज रही थी। जबरदस्त दबाव के साथ लिन फैंग को लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। जिस क्षण ले यिमिंग ने हमला किया, लिन फैंग को पता चल गया कि वह ली वेई से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसे लिन फैंग ने पहले चुनौती दी थी। चाहे वह उसकी गति हो, ताकत हो या मार्शल तकनीक की समझ हो, वे सभी ली वेई से कहीं बेहतर थे। हालांकि लिन फैंग ने फिर भी मुक्का मारा। उसकी मुक्का के धमाके से आसपास की हवा विकृत हो गई। ये हवा को अत्यधिक संपीड़ित करने के कारण होने वाली एक विशेष घटना थी। यह इस बात का सबूत था कि लिन फैंग का मुक्का कितना शक्तिशाली था। टकराना। लिन फैंग की मुट्ठी बहुत सख्त थी और उसका शरीर भी मजबूत था। उसने प्रतिद्वंद्वी की कृपाण आभा को अपने हाथ पर लगने दिया और इससे केवल उसकी मुट्ठी से खून निकला। इससे उसे कुछ मामूली चोटें आईं, लेकिन ये लिन फैंग को घातक नुकसान नहीं पहुंचा सका। दूसरी ओर लेई यिमिंग को लिन फैंग की मुट्ठी के बल से सीधे उड़ा दिया गया। संघनित प्रेत तुरंत नष्ट हो गया। चुनौती सफल। चुनौती सफल रही। लिन फैंग वर्तमान में 20,000 तीसरे स्थान पर है। आप विरोधियों को चुनौती देना जारी रखना चुन सकते हैं या वर्चुअल बैटल चैम्बर छोड़ सकते हैं। लिन फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ये लेई यिमिंग कोई कमजोर नहीं था। उसे वर्चुअल बैटल चैम्बर में 20,003वां स्थान मिला था, जो शीर्ष 20,000 में आने से बस थोड़ा ही दूर था। हालांकि लिन फैंग ने अभी थोड़ा वार्म अप ही किया था। भले ही वह इन हथियार चलाने वाले मार्शल कलाकारों के सामने अपने नंगे हाथों से लड़ने में नुकसान में दिख रहा था, लेकिन यह एक आभासी युद्ध कक्ष था। सब कुछ आभासी था। उसका हाथ अभी घायल हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। जब तक चुनौती सफल रही, वह अपनी चरम स्थिति में वापस आ जाएगा। लुओ केडी को चुनौती देना जारी रखो। लिन फैंग ने इस बार 19,000वीं रैंकिंग वाले लुओ केडी को चुनौती देकर एक और बड़ी छलांग लगाई। दरअसल 2 लड़ाइयों के बाद लिन फैंग को थोड़ा आत्मविश्वास मिला था। उसने ऑनलाइन जांच की थी कि ग्रेड 5 के कुछ पेशेवर मूल रूप से केवल 800 किलोग्राम बल ही लगा सकते हैं। ग्रेड 6 पेशेवरों के लिए यह बल 1100 किलोग्राम, ग्रेड 7 पेशेवरों के लिए लगभग 1400 किलोग्राम, ग्रेड 8 पेशेवरों के लिए 1700 किलोग्राम तथा ग्रेड 9 पेशेवरों के लिए 2000 किलोग्राम से अधिक था। बेशक ये केवल एक मोटा अनुमान था। आखिरकार पेशेवर मार्शल कलाकारों के बीच बहुत बड़ी असमानताएं थीं। ये स्वाभाविक रूप से केवल उन परिस्थितियों में किसी के शरीर की कच्ची ताकत पर आधारित था जहां कोई मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं करता था। ग्रेड 4 पेशेवरों से शुरू करके किसी की ताकत 300 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। हालांकि लिन फैंग अलग था। वह 2 अलग अलग प्रकार के भयानक जानवरों के साथ घुल मिल गया था। हालांकि उसने अपने पूरे शरीर की ताकत को पूरी तरह से नहीं समझा था, फिर भी वह आसानी से 2000 किलोग्राम बल लगा सकता था। इस तर्क के अनुसार क्या वह पहले से ही एक पेशेवर ग्रेड 9 मार्शल कलाकार के बराबर नहीं होगा? ये ठीक इसलिए था क्योंकि लिन फैंग अपनी ताकत के स्तर के बारे में अनिश्चित था, इसलिए वह वर्चुअल बैटल चैम्बर में आया था। इस बार लुओ केडी, जिसे वह चुनौती देना चाहता था, 19,000वें स्थान पर था। उसने अपनी चुनौती के दौरान पहले ही ग्रेड 7 का पेशेवर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। लुओ केडी वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। दुर्भाग्य से लिन फैंग उससे भी अधिक शक्तिशाली था। उसने जंगली गोजातीय शक्ति का उपयोग भी नहीं किया और केवल अपनी शारीरिक शक्ति से लुओ केडी को हरा दिया। इसलिए लिन फैंग ने विरोधियों को चुनौती देना जारी रखा। 16,000वां, 14,000वां, 12,000वां, 10,000वां। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। ग्रेड 7 के पेशेवरों से ग्रेड 8 के पेशेवरों तक लिन फैंग ने अंततः शीर्ष 10,000 में प्रवेश किया। इस बार उन्होंने अंततः ग्रेड 9 के पेशेवर को चुनौती दी। 7,000वीं रैंक, ग्रेड 9 पेशेवर ओआंग तियान। ओआंग तियान एक सफेद मार्शल आर्ट वर्दी पहने हुए आदमी था। उसके चेहरे पर उदासीनता थी और उसने अपने हाथ में एक छोटी तलवार पकड़ी हुई थी। यह एक दोधारी छोटी तलवार थी जो कृपाण से भी छोटी थी। स्विश। जैसे ही तलवार ने वार किया, लिन फैंग को लगा जैसे उसका पूरा शरीर तेज धार से घिर गया हो। इस वार ने उसे वास्तव में ऐसा महसूस कराया कि प्रतिरोध करना असंभव था। जंगली गाय के पैर। लिन फैंग के दिमाग में एक जंगली गाय की छवि उभरी। उसका पूरा अस्तित्व एक जानलेवा आभा से भर गया। उसने एक मुक्का मारा और हिंसक शक्ति उसके आसपास की हर चीज को तोड़ने में सक्षम लग रही थी। जब लिन फैंग ने जंगली गोजातीय शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसके मुक्के की ताकत 3 टन से भी ज्यादा हो सकती थी। ये वाकई एक भयानक ताकत थी। पूरी ताकत पर भरोसा करते हुए लिन फैंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सका। काट छांट। इस बार कुछ अलग दिखाई दिया। लिन फैंग को अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ और आसपास का माहौल तुरंत रह गया। फिर लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह आभासी केबिन में लेटा हुआ था। मेरी हार हुई। लिन फैंग अभी भी कुछ उलझन में था। उसे अभी अभी यह भरोसा हुआ था कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसे लग रहा था कि वह अपनी अजेय शक्ति से किसी को भी हरा सकता है। हालांकि ओआंग तियान की तलवार छाया से टकराई हुई लग रही थी। तलवार की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने से पहले ही वह हार गया था। अगर यह वास्तविक लड़ाई होती तो लिन फैंग अब तक मर चुका होता। मार्शल आर्ट का रास्ता इतना आसान नहीं था। ये वार किसी तरह की गहरी तलवारबाजी की तकनीक होगी। वास्तव में मार्शल आर्ट क्रूर बल पर निर्भर नहीं हो सकता। मेरे पास एक जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस है, लेकिन मैं मार्शल आर्ट को कम नहीं आंक सकता। लिन फैंग को साफ तौर पर एहसास हो गया था कि ओआंग तियान की ताकत उससे कम थी और उसकी गति भी बहुत तेज नहीं मानी जा सकती थी। हालांकि ओआंग तियान उसे आसानी से मार सकता था। शायद यह मार्शल आर्ट का असर था। अपनी असफल चुनौती के बाद लिन फैंग आभासी केबिन से बाहर चला गया। वर्चुअल बैटल चैम्बर के बाहर झांक किजी बहुत पहले ही बाहर निकल चुके थे। लिन फैंग को देखकर झांक किजी ने जल्दी से पूछा, भाई फैंग, आप इतने लंबे समय के बाद बाहर निकले हैं। आपकी रैंकिंग काफी अच्छी होगी, है ना? और तुम्हारा? लिन फैंग ने पूछा। मैं आखिरी स्थान को भी नहीं हरा सका। मैं वर्तमान में सबसे नीचे रैंक पर हूँ। झांक किजी ने मुंह बनाया। उसकी ताकत वास्तव में बहुत कमजोर थी। वह केवल एक पेशेवर ग्रेड 4 मार्शल कलाकार बनने में कामयाब रहा और शायद उसका ग्रेड 4 का दर्जा भी विभिन्न संसाधनों को इकट्ठा करके प्राप्त किया गया था। उसके पास संभवतः कौन सी युद्ध कौशल हो सकता है? ओह ठीक है, भाई फैंग, आपकी रैंकिंग बहुत ऊंची होगी, है ना? लिन फैंग एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी जवाब दिया, ये बहुत अधिक नहीं है। मैं 8,000वें स्थान पर हूँ। क्या 8,000वां? झांक किसी को बहुत बड़ा झटका लगा और वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया।
उनके आसपास के सभी लोगों ने ये सुना। एक बार उनकी सभी आंखें लिन फैंग और झांग किसी पर केंद्रित हो गईं। freewebnovel.com 8000 वां, ये बहुत ही चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि जब 6 महान प्रतिभाओं ने पहली बार इसे चुनौती दी थी, तब भी उनके परिणाम संभवतः लिन फैंग के परिणामों से तुलनीय नहीं थे। यदि आप सचमुच 8000वें स्थान पर हैं, तो तब आपके पास कम से कम ग्रेड 8 या यहाँ तक कि ग्रेड 9 के पेशेवर की शक्ति है। झांग किजी ने धीमी आवाज में कहा। उसे एक झटका लगा था। हालांकि वह लिन फैंग से 1 साल छोटा था, लेकिन ये केवल 1 साल का अंतर था। वर्तमान में वह केवल ग्रेड 4 पेशेवर था, जबकि लिन फैंग पहले से ही ग्रेड 9 पेशेवर हो सकता है। हे, ये दोनों नए छात्र हैं, है न? 8000 वां, 18000 वां भी असंभव है। वास्तव में मैंने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा है। वे शायद नए छात्र हैं। अगर नए छात्र भी 8000वें स्थान पर आ सकते हैं, तो मैं 80वें स्थान पर आऊंगा। यहाँ तक कि नए छात्रों में से तथाकथित 6 महान प्रतिभाशाली छात्र भी शीर्ष 8000 में जगह नहीं बना पाएंगे। लिन फैंग को इन लोगों की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी ओर झांग किजी का चेहरा लाल हो गया था। उसे यह बहुत अनुचित लगा और वह बहस करने के लिए तैयार था, लेकिन लिन फैंग ने उसे रोक दिया। चलो बस जाओ। लिन फैंग को इस तरह के निरर्थक विवादों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लिन फैंग और झांग किजी चले गए थे, फिर भी कुछ लोग थे जो कुछ हद तक संशय में थे। इसलिए कुछ लोगों ने फिर से वर्चुअल बैटल चैम्बर में प्रवेश किया और चुपचाप 8000वें स्थान पर मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दी। इसलिए सभी प्रकार के सदमे और चीखों के बीच लिन फैंग की खबर जल्दी से बाहर आ गई और तेजी से पूरे मायरीड अकादमी में फैल गई। भाई फैंग, मैं जानता हूं कि तुम ताकतवर हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भयंकर होगे। तुम अपनी पहली चुनौती के लिए वर्चुअल बैटल चैम्बर में 8000वें स्थान पर हो, तथाकथित 6 महान फ्रेशमैन प्रोडिजी से कहीं ज्यादा ताकतवर। हाँ, भाई फैंग, तुम नंबर 1 फ्रेशमैन प्रोडिजी हो। दरअसल लिन फैंग इतना उत्साहित नहीं था। दूसरी ओर उसके बगल में बैठे झांग किजी के चेहरे पर उत्साह की झलक थी। लिन फैंग को तथाकथित विलक्षण प्रतिभा की उपाधि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मायरीड अकादमी में आने का उसका एकमात्र उद्देश्य आनुवंशिक ताला तोड़ना और अमानवीय बनना था। अगर वह ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो या उसकी प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ये सब व्यर्थ हैं। 3 साल में वह एक अजीब बीमारी से मर जाएगा और कोई भी उसे याद नहीं करेगा। भाई फैंग, मैं आज तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। हाँ, चलो कुछ दिनों में बाहर जाकर जश्न मनाते हैं। इसे भाई फैंग के स्वागत समारोह के रूप में मनाओ। झांग किजी ने पलटकर खुशी खुशी वहां से प्रस्थान किया। वह सिर्फ समय बिताने के लिए मायरीड अकादमी आया था। वह लिन फैंग जैसे असली प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। हालांकि डेल्टा में झांग किजी का बहुत प्रभाव था, लेकिन मायरीड अकादमी में ऐसे बहुत से लोग थे जो उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा मायरीड अकादमी में प्रतियोगिता का विषय मार्शल आर्ट था, इसलिए झांग किजी मायरीड अकादमी में पूरी तरह से अप्रभावी था और उसकी ज्यादा मौजूदगी नहीं थी। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और झांग मिरेकल डॉक्टर को नजरअंदाज कर दिया। छात्रावास में लौटने के बाद उसे धीरे धीरे उन सभी लोगों की याद आई जिन्हें उसने वर्चुअल कॉम्बैट चैम्बर में चुनौती दी थी। दरअसल अपनी ताकत के साथ अगर वह रैंकिंग में इतनी छलांग लगाने वाले विरोधियों को चुनौती नहीं देता, तो उसकी रैंकिंग निश्चित रूप से उसकी वर्तमान रैंकिंग से बहुत अधिक होगी। हालांकि लिन फैंग के लिए यह अर्थहीन था। वह बस अपनी वर्तमान ताकत की सीमा को चुनौती देना चाहता था। इस चुनौती के बाद लिन फैंग को भी अपनी ताकत का अंदाजा हो गया। उसे वाकई ग्रेड 8 या ग्रेड 9 का पेशेवर विशेषज्ञ माना जा सकता है। अगर ग्रेड प्लेसमेंट असेसमेंट के दौरान उसे कुछ कमजोर पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट मिले, तो उसके ग्रेड 9 का पेशेवर बनने की संभावना वाकई बहुत ज्यादा थी। हालांकि इतनी सारी चुनौतियों के बाद लिन फैंग को भी अपनी कमियों का एहसास हो गया था। होंग तियान का सामना करते समय उस अजीब तलवार के वार ने उस पर विशेष रूप से गहरी छाप छोड़ी थी। मार्शल आर्ट। लिन फैंग के पास अब गहन मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीक की कमी थी। केवल जंगली गोजातीय शक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा वह जंगली गोजातीय शक्ति के साथ अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकता था और अपने शरीर की सारी ताकत को जुटा नहीं सकता था। कम से कम दूसरे प्रकार के भयानक जानवर जीन की शक्ति जो उसने सम्मिलित की थी, यूनिकॉर्न जीन, अभी भी उसके शरीर में निष्क्रिय लग रही थी। यहाँ तक कि जंगली गोजातीय शक्ति भी उसकी शक्ति के इस हिस्से को जुटाने में असमर्थ थी। गहन मार्शल आर्ट कहीं और प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मायरीड अकादमी में यह अलग है। आप इसे पॉइंट्स के साथ खरीद सकते हैं। इसलिए लिन फैंग ने तुरंत स्कूल में वर्चुअल नेटवर्क खोला और कुछ मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीकों को ब्राउज करना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छा होगा अगर मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीक एक साथ आ जाएं। इसके अलावा लिन फैंग को अच्छी तरह से पता था कि उसे इस समय किस तरह की मार्शल आर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वह मार्शल आर्ट थी जो उसे अपने शरीर की सारी शक्ति को पूरी तरह से समझने और अपनी क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचाने की अनुमति देती थी। केवल इस तरह से लिन फैंग अन्य भयानक जानवरों के जीन के साथ विलय करना जारी रख सकता था और लगातार अपने शरीर को मजबूत कर सकता था। मायरीड अकादमी ने कई मार्शल आर्ट और मार्शल तकनीकों को संग्रहित किया, जिसमें अनगिनत पेशेवर स्तर की मार्शल आर्ट शामिल हैं। लिन फैंग ने उन पेशेवर स्तर की मार्शल आर्ट को देखा भी नहीं। पेशेवर स्तर की मार्शल आर्ट कहलाने का मतलब यह नहीं था कि पेशेवर मार्शल कलाकार इसका अभ्यास करते थे, बल्कि यह कि उन्हें पेशेवर मार्शल कलाकारों ने बनाया था। उनके संस्थापकों ने शायद खुद जेनेटिक लॉक भी नहीं तोड़ा होगा, तो इन मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का क्या फायदा था। लिन फैंग, जो आनुवंशिक लॉक को तोड़ने के लिए दृढ़ था, के लिए केवल वही मार्शल आर्ट स्वीकार्य थी जो किसी को आनुवंशिक लॉक को तोड़ने और अमानवीय अवस्था प्राप्त करने की अनुमति दे सके। हालांकि इस तरह की मार्शल आर्ट आमतौर पर बहुत महंगी होती थी। इनकी कीमत कम से कम दर्जनों पॉइंट होती थी। 1 पॉइंट 10 लाख होता था और दर्जनों पॉइंट का मतलब करोड़ों में हो सकता था। यह कोई कल्पना नहीं थी। अगर यह मायरीड अकादमी नहीं होती, तो एक मार्शल आर्ट जो जेनेटिक लॉक को तोड़ सकती है, उसे खरीदना संभव नहीं होता, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो। बेशक मार्शल आर्ट के बिना जेनेटिक लॉक को तोड़ना असंभव नहीं था। आखिरकार इतिहास में पहला अमानवीय विशेषज्ञ जिसने जेनेटिक लॉक तोड़ा था, उसके पास अभ्यास करने के लिए कोई मार्शल आर्ट नहीं थी। हालांकि मार्शल आर्ट के बिना ऐसा करना उसके मार्गदर्शन के बिना ही होने के बराबर था। निस्संदेह जेनेटिक लॉक को तोड़ना बहुत मुश्किल था। लिन फैंग के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसके पास सिर्फ 3 साल से भी कम समय था। इसलिए उसे हर कीमत पर 3 साल के भीतर आनुवंशिक ताला तोड़ने और अमानवीय अवस्था प्राप्त करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना था। इसलिए लिन फैंग ने साधारण मार्शल आर्ट पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया, खासकर जब उनकी अन्य आवश्यकताएं थीं, जैसे कि ऐसी मार्शल आर्ट चाहते थे जो केवल शरीर पर पूरी तरह से महारत हासिल कर सके।
यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। हड्डी काटने वाली मुट्ठी तकनीक। यह एक मार्शल आर्ट था जो हड्डियों को तड़का लगाने में माहिर था। इसे एक अनोखा तरीका माना जा सकता है। दुर्भाग्य से लिन फैंग बहुत संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपना चयन जारी रखा। रक्त उत्पत्ति का रहस्यमय स्मृति सहायक। लिन फैंग ने करीब से देखा। कीमत काफी ज्यादा थी, जिसके लिए कुल 53 अंक चाहिए थे। यह एक गहन मार्शल आर्ट था जो मार्शल कलाकारों के खून को तड़का लगाने और शोध करने में माहिर था। इसने जीन के रहस्यों को समझने के लिए रक्त को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया और इस तरह आनुवंशिक ताला तोड़कर अमानवीय स्थिति हासिल की। लिन फैंग इस मार्शल आर्ट से थोड़ा मोहित हो गया था। दुर्भाग्य से ये रक्त को गर्म करने और शोध करने में माहिर था और इससे उसे अपने पूरे शरीर की स्थिति पर नियंत्रण पाने में मदद नहीं मिली। इसलिए लिन फैंग ने ब्राउजिंग जारी रखी। असंख्य अकादमी की गहन मार्शल आर्ट वास्तव में बहुत उन्नत थी। लिन फैंग ने देखना जारी रखा। ड्रैगन और हाथी की कला, दिव्य हाथी की कला, क्रूर बाघ की कला इत्यादि जैसी चीजें सभी रूप और इरादे वाली मार्शल आर्ट थी, जिन्हें अमानवीय विशेषज्ञों ने बनाया था, जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था। वहां सभी प्रकार की विचित्र मार्शल आर्ट का अंतहीन प्रदर्शन था, जैसे कि झुलसाने वाला सूर्य सूत्र, सतत जल सूत्र, ग्लेशियल निमोनिक इत्यादि। हालांकि उनमें से कोई भी लिन फैंग को विशेष रूप से संतुष्ट नहीं कर पाया, जब तक लिन फैंग ने एक मार्शल आर्ट नहीं देखी जिसकी लागत 100 अंक थी। नॉन बॉडी टेम्परिंग इनविंसिबल फिस्ट सेज द्वारा निर्मित। पहला स्तर 100 अंकों के साथ खरीदा जा सकता है। जब उसने ये कौशल देखा तो लिन फैंग अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। अजय मुट्ठी ऋषि असंख्य अकादमी के संस्थापक थे और दुनिया के 9 ऋषियों में से एक थे। उन्होंने जो मार्शल आर्ट बनाई वह केवल असाधारण हो सकती थी। लिन फैंग ने जल्दी से नॉन बॉडी टेम्परिंग का विस्तृत परिचय देखा। यह एक मार्शल आर्ट है जिसमें अत्यधिक शक्ति और बल होता है, जो शरीर को संयमित करने, पूरे शरीर पर महारत हासिल करने, शरीर की क्षमता को विकसित करने और अभूतपूर्व शक्ति को मुक्त करने पर केंद्रित है। एक बार पहले स्तर पर महारत हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति अपनी ताकत को 1 गुना तक बढ़ा सकेगा। उदाहरण के लिए लिन फैंग अब 2 टन ताकत को मुक्त कर सकता है। अगर वह नॉन बॉडी टेम्परिंग में महारत हासिल कर लेता है तो वह 4 टन ताकत को मुक्त करने में सक्षम होगा। अभी भी दूसरा स्तर था जो किसी की ताकत को 2 गुना बढ़ा सकता था और तीसरा स्तर जो इसे 3 गुना बढ़ा सकता था, इत्यादि। यह अफवाह है कि 9वां स्तर किसी की ताकत को 9 गुना बढ़ा सकता है। यह बहुत ही भयानक था। लिन फैंग ने ऐसी मार्शल आर्ट के बारे में कभी सुना भी नहीं था। इसके अलावा मार्शल आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर को प्रशिक्षित करना और शरीर की क्षमता को विकसित करना था। शरीर के हर इंच पर पूरी तरह से महारत हासिल करना जरूरी था। इससे लिन फैंग की अपने शरीर की ताकत को नियंत्रित न कर पाने की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सकता था। यह मेरे लिए मार्शल आर्ट है, नॉन बॉडी टेम्परिंग। लिन फैंग की अभिव्यक्ति उत्साहित थी और उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। यह मार्शल आर्ट व्यवहारिक रूप से उसके लिए ही बना था। उसकी खूबी आनुवंशिक सम्मिलन थी और इसकी ताकत अविश्वसनीय थी। नॉन बॉडी टेम्परिंग जैसी मार्शल आर्ट के सहारे लिन फैंग भी कल्पना नहीं कर सकता था कि वह आखिरकार कितना मजबूत बन जाएगा। हालांकि इनविंसिबल फिस्ट सेज द्वारा बनाई गई एक मार्शल आर्ट के रूप में 9 बॉडी टेम्परिंग की कीमत बहुत ज्यादा थी। पहले स्तर पर ही 100 अंक खर्च करने पड़ते थे और यह सिर्फ पहला स्तर था, नॉन बॉडी टेम्परिंग का पूरा स्तर नहीं। यह ज्यादातर मार्शल आर्ट से ज्यादा महंगा था। इसके अलावा ये सिर्फ पहले स्तर की लागत थी। जांच करने के बाद लिन फैंग ने पाया कि नॉन बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर के लिए 1000 अंक और तीसरे स्तर के लिए 10,000 अंक की आवश्यकता थी। ये देखकर लिन फैंग केवल अपना मुंह खोले देख रहा था, पूरी तरह से अवाक था। नॉन बॉडी टेम्परिंग के केवल पहले 3 स्तर ही लेन देन के लिए उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी ये किसी भी मार्शल आर्ट से ज्यादा आकर्षक था। दुर्भाग्य से इसकी खगोलीय कीमत ही काफी डरावनी थी। पहले स्तर के लिए 100 अंक की आवश्यकता थी, जो लगभग 100 मिलियन युआन के बराबर था। दूसरे स्तर के लिए 1000 अंक की आवश्यकता थी, जो 1 बिलियन युआन के बराबर था। तीसरे स्तर के लिए 10,000 अंक की आवश्यकता थी, जो 10 बिलियन युआन के बराबर था। हालांकि माइरियड अकादमी के सभी छात्र धनी थे और उनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी, फिर भी ऐसी कीमतें चौंकाने वाली थीं। इसके अलावा तीसरे से ऊपर का स्तर बिक्री के लिए नहीं था। लिन फैंग भी अन्य मार्शल आर्ट में जाना चाहता था, लेकिन खोज करने के बाद उसने पाया कि केवल नॉन बॉडी टेम्परिंग ही उसके लिए उपयुक्त है। इसलिए लिन फैंग ने अपने दांत पीसते हुए फैसला किया, वह नॉन बॉडी टेम्परिंग को चुनेगा। यहां तक कि सिर्फ पहली परत प्राप्त करना भी उसके उपयोग के लिए पर्याप्त था। एक बार जब वह अपने पूरे शरीर की ताकत पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता तो वह अपनी ताकत को 1 गुना तक बढ़ा सकता था। सभी प्रकार के भयानक जानवरों के जीन को मिलाकर नॉन बॉडी टेम्परिंग का सिर्फ पहला स्तर किसी भी शीर्ष मार्शल आर्ट के प्रभावों से मेल खाने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि 100 अंक वास्तव में परेशानी भरा था। वर्तमान में लिन फैंग के बैंक कार्ड में 11 मिलियन युआन थे। अगर वह इसे सभी पॉइंट में बदल भी देता तो भी उसके पास केवल 11 पॉइंट होते। वह वास्तव में घर पर फोन करके और अधिक मांग सकता था, लेकिन लिन कॉर्पोरेशन की वर्तमान स्थिति और ईस्ट सी कॉर्पोरेशन से उन्हें होने वाले दमन को देखते हुए फंड बहुत कम थे। वह इस समय परिवार का बोझ नहीं बढ़ा सकता था। चूंकि वह अपने परिवार से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता था। सौभाग्य से मायरीड अकादमी में अंकों के लिए पैसे का उपयोग करने के अलावा वह मिशन पूरा करके भी अंक अर्जित कर सकता था। इस प्रकार लिन फैंग ने मिशन फोरम खोला। मिशनों की एक विस्तृत सूची सामने आई। इनमें से अधिकांश मिशन आउटलैंड में थे, जैसे किसी चीज या किसी व्यक्ति को आउटलैंड तक पहुंचाना। लोगों ने निश्चित रूप से मायरीड अकादमी को मिशन जारी करने के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाई थी, इसलिए इनमें से कोई भी मिशन सरल नहीं था। आउटलैंड में मिशन वास्तविक खतरे पैदा करते थे और यहां तक कि मृत्यु दर भी थी। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार भी मर सकता था यदि वे आउटलैंड में किसी राक्षसी भयानक जानवर का सामना करने के लिए इतने बदकिस्मत थे। मायरीड अकादमी में एक वार्षिक मृत्यु सूचक था। अकादमी मिशन को अंजाम देने के दौरान मरने वाले किसी भी छात्र को मुआवजा नहीं देती थी। यह आनुवंशिक ताला तोड़ने का एकमात्र रास्ता भी था। एक निश्चित स्तर पर प्राणघातक युद्ध में शामिल होना भी आवश्यक था। कई छात्र जीवन या मृत्यु के क्षणों में आनुवंशिक ताला तोड़ने के लिए आउटलैंड में भयानक जानवरों से लड़ने के लिए आवेदन करने की पहल करते थे। आउटलैंड में मिशन के सभी अंक बहुत ऊंचे थे, लेकिन लिन फैंग का अभी आउटलैंड जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह आउटलैंड में मिशन को छोड़ ही सकता था। देश में, खास तौर पर डेल्टा में मिशन चलाए गए, लेकिन इन मिशनों में बहुत कम अंक मिलते थे। उदाहरण के लिए, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करने पर केवल 1 अंक मिलता था।
एक और उदाहरण था कुछ समय के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में पढ़ाना। 2 बातें। कुछ समय के लिए किसी का अंगरक्षक बनना। एक बिंदु। freewebnovel.com। मूल रूप से इन सभी मिशनों में केवल कुछ अंक ही मिलते थे और 10 से अधिक अंक वाले मिशन अत्यंत दुर्लभ थे। आखिरकार एक अंक 10 लाख अंकों के बराबर था। कोई भी व्यक्ति माई रीड अकादमी से कुछ महत्वहीन मिशन जारी करने के लिए कहने में पैसा बर्बाद नहीं करेगा। यह मिशन बुरा नहीं है। 3 दिनों तक बाई परिवार के मुख्य सदस्यों की रक्षा करो। 5 अंक। अगर तुम हत्यारे को मार देते हो तो तुम्हें 50 अंक मिल सकते हैं। लिन फैंग इस मिशन से तुरंत आकर्षित हो गया। सुरक्षा मिशन में आमतौर पर केवल 1 या 2 अंक मिलते थे और अवधि भी काफी लंबी थी। हालांकि इस मिशन में 5 अंक प्राप्त करने के लिए केवल 3 दिनों की सुरक्षा की आवश्यकता थी। उच्च इनाम का मतलब था कि इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा था। इस मिशन की कठिनाई भी बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा हत्यारे को मारकर 50 अंक प्राप्त किए जा सकते थे। 50 अंक का क्या मतलब था? ये 50 मिलियन के बराबर था। माई रीड अकादमी के नियमों के अनुसार माई रीड अकादमी द्वारा जारी किए गए किसी भी मिशन के लिए अकादमी स्वचालित रूप से कमीशन का आधा हिस्सा एकत्र करेगी। दूसरे शब्दों में बाई कबीले ने इस मिशन के लिए कम से कम 100 मिलियन कमीशन तैयार किया था। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। लिन फैंग ने तुरंत मिशन पर काम शुरू नहीं किया। इसके बजाय वह मिशन के विवरण पर नजर रखता रहा। पता चला कि इस मिशन में हत्यारा एक भयानक मार्शल कलाकार था जिसके 8वीं कक्षा का पेशेवर होने का संदेह था। इसके अलावा वह आउटलैंड से लौटा था। आमतौर पर आउटलैंड से लौटने वाले मार्शल कलाकार बहुत भयानक होते हैं। वे लंबे समय तक भयानक जानवरों से लड़ते रहे थे, इसलिए शांतिपूर्ण वातावरण में पले बड़े मार्शल कलाकार स्पष्ट रूप से उनके युद्ध कौशल की बराबरी नहीं कर सकते थे। हत्यारे का नाम लॉन्ग वेपिंग था। जब वह आउटलैंड गया था तब वह केवल ग्रेड 4 का पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट था। उसे एक कंपनी ने गार्ड के तौर पर चुना था। एक मिशन के दौरान कंपनी के बेस पर हमला हुआ। अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए और लॉन्ग वेपिंग लापता हो गया। ऐसी परिस्थितियों में लॉन्ग वेपिंग को मूल रूप से मृत्यु घोषित किया जा सकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग वेपिंग 5 साल बाद आउटलैंड से वापस लौटेगा और उसकी ताकत अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। लॉन्ग वेपिंग के वापस आने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी और बेटी की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। बाद में लॉन्ग वेपिंग की जांच के बाद उसे पता चला कि एक रईस के बेटे को लॉन्ग वेपिंग की बेटी से प्यार हो गया था। उसने हर तरह के हथकंडे अपनाए लेकिन वह अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा। अंत में उसने चुपके से किसी को लॉन्ग वेपिंग की पत्नी और बेटी को कुचलने के लिए भेजा। लॉन्ग वेपिंग ने गुस्से में आकर उस महापुरुष के पूरे परिवार को मार डाला। यह अकेले कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार मार्शल कलाकारों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा महापुरुष का परिवार गलत था। भले ही लॉन्ग वेपिंग ने महापुरुष के परिवार को मार डाला हो लेकिन उसे सजा नहीं मिलेगी। हालांकि शायद इसलिए कि लॉन्ग वेपिंग ने आउटलैंड में बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था और इस वजह से उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसका पूरा व्यक्तित्व पागल और खूनी हो गया था। उसने सभी अमीर और शक्तिशाली परिवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लगातार 7 परिवारों और लगभग दर्जनों लोगों की हत्या कर दी। इस घटना का असर बहुत बुरा हुआ। इस मामले के कारण डेल्टा के पुलिस प्रमुख को कई बार फिर से नियुक्त किया गया लेकिन कोई भी पुलिस प्रमुख लॉन्ग वेपिंग को पकड़ नहीं पाया। हाल ही में लॉन्ग वेपिंग ने फिर से हमला किया था। सरकार ने लॉन्ग वेपिंग को मारने के लिए कई शक्तिशाली ग्रेड 9 पेशेवर विशेषज्ञों को भेजा था लेकिन वे सभी अमीर लोग आतंक में थे। केवल साधारण पुलिस और उनके द्वारा भर्ती किए गए साधारण मार्शल कलाकारों पर भरोसा करना लॉन्ग वेपिंग को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार इन दिग्गजों ने माई रीड अकादमी में मिशन जारी करना शुरू कर दिया। लिन फैंग ने पढ़ना जारी रखा। वास्तव में कुछ समान सुरक्षा मिशन थे लेकिन सबसे उदार अभी भी बाई परिवार था। बाई परिवार के मुख्य सदस्यों की रक्षा करना और 3 दिनों में 5 अंक अर्जित करना बहुत अच्छा है। डेल्टा में बहुत सारे अमीर लोग हैं। लॉन्ग वेपिंग का सामना करने की संभावना बहुत कम है। भले ही मैं अपनी ताकत के साथ लॉन्ग वेपिंग का सामना करूं, मुझे डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल लिन फैंग वास्तव में लॉन्ग वेपिंग का शिकार करना चाहता था। दुर्भाग्य से ऐसा कोई मिशन नहीं था। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद थी कि लॉन्ग वेपिंग दिखाई देगा लेकिन वह ये भी जानता था कि संभावना नगण्य थी। लिन फैंग ने तुरंत अपना निर्णय लिया। उसने बाई परिवार की रक्षा करने का मिशन तुरंत स्वीकार कर लिया। लिन फैंग वर्चुअल बैटल चैम्बर में 8000वें स्थान पर है। आप इस मिशन को स्वीकार करने के लिए मिशन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मिशन स्वीकार किया गया। कृपया जितनी जल्दी हो सके बाई परिवार के पास जाएं और मिशन पूरा करें। लिन फैंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने भी मिशन को स्वीकार नहीं किया था, भले ही वह देख सकता था कि इसे कुछ घंटों के लिए पोस्ट किया गया था। ये पता चला कि इसमें एक सीमा थी। केवल वर्चुअल बैटल चैम्बर में शीर्ष 10,000 रैंक वाले छात्र ही इस मिशन को स्वीकार कर सकते थे और लिन फैंग इस आवश्यकता को पूरा करता था। ये सही है। अगर कोई भी इसका दावा कर सकता है तो क्या बाई परिवार को नुकसान नहीं होगा? बाई परिवार इतना मूर्ख नहीं था। स्वाभाविक रूप से कुछ प्रतिबंध थे। वर्चुअल बैटल चैम्बर में शीर्ष 10,000 में रैंक किए गए लोगों के पास मूल रूप से ग्रेड 8 पेशेवरों या उससे ऊपर की शक्ति थी। भले ही वे लॉन्ग वेपिंग के लिए एक मैच नहीं थे, वे कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होंगे जो बाई परिवार की रक्षा के लिए पर्याप्त होगा। मिशन स्वीकार करने के बाद लिन फैंग बाई परिवार के पास जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि झांग किजी बाहर खड़ा है। भाई फैंग, देखो तुम प्रसिद्ध हो। झांग किजी ने अपना फोन निकाला। उस पर एक समाचार आइटम प्रदर्शित था। ये लिन फैंग द्वारा झांग किजी की बेकाबू स्पोर्ट्स कार को एक मुक्का मारकर चकनाचूर करने और 2 छोटी लड़कियों को बचाने के बारे में था। यहाँ तक कि एक वीडियो भी संलग्न था। ये वीडियो खबरों के हॉट टॉपिक पर भी था। अनगिनत फैंगल्स लिन फैंग की पहचान के बारे में अटकलें लगा रही थी। उसने जो मुक्का मारा वह बहुत ही विस्फोटक और चौंकाने वाला था। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह इस तरह सुर्खियों में आने के लिए तैयार नहीं था। भाई फैंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने 3 दिनों के लिए बाई परिवार के मुख्य सदस्यों की सुरक्षा करने का मिशन स्वीकार किया है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना है। बाई परिवार, क्या ये शहर के उत्तर में तांग माउंटेन जिले का बाई परिवार है? क्या आप उनके बारे में जानते हैं? लिन फैंग ने देखा कि झांग किजी के चेहरे पर अजीब भाव था, इसलिए वह रुक गया। हे, बेशक मैं उनके बारे में जानता हूँ। बाई परिवार प्रसिद्ध और उदार है। उनका मिशन लॉन्ग वेपिंग के बारे में होगा, है ना? भाई फैंग, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मैं बाई परिवार से परिचित हूँ। लिन फैंग एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिला दिया। उसके लिए खुद वहां कार ले जाना परेशानी भरा होगा।
इसलिए लिनफैंग झांग कीजी की कार में सवार हो गए और मिरयाड अकादमी से बाहर निकल गए। यात्रा के दौरान लिनफैंग ने झांग क्यूजी से बाई परिवार के बारे में विस्तार से पूछा। अपने वचन के अनुसार झांग कीजी बाई परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता था। बाई परिवार डेल्टा सिटी के शीर्ष व्यापारिक परिवारों में से एक था। हालांकि इसका मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं था, यह विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक परिवार था। उनके परिवार की संपत्ति झांग कीजी के परिवार से भी ज्यादा थी। हालांकि बाई परिवार कोई सैन्य कबीला नहीं था और उनके पास कोई अमानवीय विशेषज्ञ नहीं था जो आनुवंशिक ताला तोड़कर उसकी देखरेख करता हो, लेकिन सेना और सरकार के साथ उनके अच्छे कामकाजी संबंध थे। इसलिए उनका व्यवसाय बहुत विस्तृत था। चूंकि यह मामला सेना और सरकार से संबंधित है, इसलिए सरकार और सेना संभवतः लॉन्ग वेपिंग के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती, है ना? लिनफैंग ने असमंजस में पूछा। हे, वे इसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं? सेना निश्चित रूप से विशेषज्ञों को भेजेगी, लेकिन लॉन्ग वेपिंग के मामले में एक या दो से ज्यादा परिवार शामिल हैं। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के पास भी पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, ग्रेड 8 से ऊपर के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि सेना के साथ बाई परिवार के रिश्ते को देखते हुए सेना निश्चित रूप से कम एक उच्च स्तरीय पेशेवर मार्शल कलाकार को भेजेगी। इसके अलावा पुलिस विभाग और बाई परिवार उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों की भर्ती कर रहे हैं। इसलिए बाई परिवार लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है। आप केवल संख्या बढ़ाने के लिए वहां हैं। उन्होंने मुझे संख्या पूरी करने के लिए कम से कम 10 मिलियन दे दिए। लिनफैंग को अब बाई परिवार की संपत्ति के बारे में थोड़ी समझ थी। उसने मायरीड अकादमी से सुरक्षा मिशन पोस्ट करने का अनुरोध किया था। अगर कोई व्यक्ति मिशन स्वीकार करता है तो उसे 3 दिनों में 5 अंक मिलेंगे और बाई परिवार को कम से कम 10 मिलियन युआन का कमीशन देना होगा। यह ऐसा काम नहीं था जो कोई साधारण धनी परिवार कर सकता था। लॉन्ग वेपिंग को मारने के मामले में लॉन्ग वेपिंग के बाई परिवार में आने की संभावना पहले से ही बहुत कम थी, भले ही वे उसे मार सकें या नहीं। अगर लॉन्ग वेपिंग आ भी गया तो खर्च किए गए 10 मिलियन व्यर्थ नहीं जाएंगे, अगर वे लॉन्ग वेपिंग को कुछ समय के लिए और रोक सकें। झांग कीजी, आप बाई परिवार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप दोनों डेल्टा सिटी के परिवार हैं, है ना? लिनफैंग को भी संदेह था। झांग कीजी को जब पता चला कि लिनफैंग बाई परिवार के पास जा रहा है तो वह बहुत चिंतित था। चीजें शायद उतनी सरल नहीं थी जितनी झांग कीजी ने उन्हें बताया था। जैसा कि अपेक्षित था, झांग कीजी ने घबराहट में ठहाका लगाया। फिर उसने शर्मिंदगी से कहा, वास्तव में मैं पहले से ही बाई परिवार की तीसरी युवा मालकिन से सगाई कर चुका हूँ। हे, मैं बस अपनी मंगेतर से मिलने आ रहा हूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना? लिनफैंग समझ गया, तो ऐसा संयोग वास्तव में हो सकता है। हालांकि झांग कीजी के अयाश चरित्र को देखते हुए लिनफैंग को यकीन नहीं हुआ कि झांग कीजी सिर्फ एक महिला से मिलने जा रहा था, भले ही वह उसकी मंगेतर ही क्यों न हो। जैसा कि झांग कीजी ने समझाया, लिनफैंग धीरे धीरे समझ गया। झांग कीजी शुरू में इस तरह की अरेंज मैरिज के प्रति थोड़ा नाराज था। वह इसके लिए अनिच्छुक भी था। हालांकि जिस पल इस प्लेबॉय ने बाई परिवार की तीसरी यंग मालकिन बाई जिंग को देखा, वह पूरी तरह से उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तब से झांग कीजी ने बाई जिंग का पक्ष जीतने के लिए अपनी असाधारण जीवन शैली भी छोड़ दी। लिनफैंग थोड़ा उत्सुक था, किस तरह की महिला झांग कीजी जैसे अपव्ययी उत्तराधिकारी को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। बाई परिवार का विला शहर के केंद्र में था और एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यह एक विला समूह था, लेकिन डेवलपर बाई परिवार था, इसलिए बाई परिवार का विला एक जागीर जैसा दिखता था। जब झांग कीजी की कार धीरे धीरे बाई फैमिली विला के सामने आकर रुकी तो कुछ पुलिस अधिकारी तुरंत पूछताछ करने के लिए आगे आए। बाई फैमिली विला के चारों ओर खुले और अंधेरे में पुलिस अधिकारी पहरा दे रहे थे। इसके अलावा विला के सामने होने वाली हरकतों पर कुछ पैनी निगाहें भी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसा कि झांग कीजी ने कहा था, बाई परिवार के सुरक्षात्मक उपाय पहले से ही बहुत ज्यादा लागू थे। वह यहाँ मुफ्त अंक पाने के लिए सिर्फ औपचारिकताएं निभा रहा था। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। हम मायरीड अकादमी से हैं और हम बाई परिवार की रक्षा के लिए यहाँ हैं। मैरियड अकादमी। पुलिस ने उनसे कुछ देर तक पूछताछ की और अंततः लिनफैंग और झांग कीजी की पहचान की पुष्टि करने के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी। बाई निवास में प्रवेश करने पर लिनफैंग ने पाया कि लिविंग रूम में बहुत से लोग थे। सोफे पर बैठे लोग शायद बाई परिवार के मुख्य सदस्य थे। वहां 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे, साथ ही एक बुजुर्ग पुरुष और एक बुजुर्ग महिला भी थी। वे बाई परिवार के मुखिया और मुखिया होंगे। बाई परिवार के मुख्य सदस्यों के अलावा वहां कई सशस्त्र पुलिस अधिकारी और काले रंग के अंगरक्षक भी थे। हालांकि लिनफैंग ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया वह था धूप का चश्मा पहने एक लंबा आदमी जो ओल्ड मास्टर बाई के बगल में सीधा खड़ा था। उसके खड़े होने की मुद्रा को देखते हुए वह एक सैनिक होना चाहिए। लिनफैंग ने उससे खतरे का संकेत भी महसूस किया। ये लिनफैंग को 2 प्रकार के भयानक पशु जीनों के सम्मिलन से प्राप्त सबसे सहज अनुभूति थी। कीजी, मायरीड अकादमी ने तुम्हें यहाँ भेजा है। बूढ़े मास्टर बाई स्वाभाविक रूप से झांग कीजी को जानते थे और उन्हें झांग कीजी की स्थिति के बारे में भी पता था। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। हालांकि बाई परिवार के पास बहुत पैसा था, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। झांग कीजी को यहाँ भेजने का क्या फायदा था? झांग कीजी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल बाई, आप गलत हैं। यह मैं नहीं, बल्कि मेरा दोस्त लिनफैंग है। वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि उसने अभी अभी मायरीड अकादमी में प्रवेश लिया है, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। ये वही था जिसने मिशन को स्वीकार किया था। एक नए छात्र। बूढ़े मास्टर बाई को अभी भी कुछ संदेह था। ये स्पष्ट था कि उन्हें मायरीड अकादमी के नए छात्रों की ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था। आखिरकार इस बार वे लॉन्ग वेपिंग जैसे जानलेवा अपराधी से निपट रहे होंगे। हालांकि चूंकि मायरीड अकादमी ने पहले ही मिशन जारी कर दिया था और किसी ने इसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह इसके बारे में विरोध नहीं कर सकते थे। लिनफैंग, बाई परिवार आपका स्वागत करता है। अगले 3 दिनों तक की आपकी कड़ी मेहनत के लिए अग्रिम धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं, बूढ़े मालिक। यह मेरी जिम्मेदारी है। लिनफैंग ने उदासीनता से उत्तर दिया। फिर उसने ऊपर और नीचे की मंजिलों की जांच की, कमजोर सुरक्षा वाले स्थानों की तलाश की। हालांकि उसने पाया कि हर अंधे स्थान और हर कमजोर क्षेत्र का पहले से ही ध्यान रखा गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए उसके काम की आवश्यकता थी। चूंकि सब कुछ तैयार था, लिनफैंग केवल 5 अंक ही मुफ्त में लेने को तैयार था। इसलिए वह बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। झांग कीजी ने इस अवसर का लाभ उठाकर बाई परिवार की 3 बहनों में सबसे छोटी बहन बाई जिंग से भी संपर्क किया। जिंग, तुम पिछले कुछ दिनों से चिंतित और डरी हुई हो।
लेकिन अब तुम निश्चिंत हो सकती हो। भाई फैंग के आसपास होने से निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। अगर लॉन्ग वेपिंग आ भी गया तो उसका खात्मा हो जाएगा। झांग किजी ने अपनी छाती थपथपाते हुए आत्मविश्वास से कहा। उसे लिन फेंग पर पूरा भरोसा था। उफ, बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन अचानक जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने लिन फैंग की ओर देखा जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था और कहा, झांग किजी, क्या आपको लगता है कि हम नहीं जानते कि आपके दोस्त कैसे हैं? वह सिर्फ एक मुफ्तखोर है। मुझे नहीं पता कि उसने मिशन को कैसे स्वीकार किया। झांग किजी ने भौहें सिकोड़ी। वह जानता था कि बाई परिवार के सामने उसकी छवि अच्छी नहीं थी और यह सब उसकी पिछली गलतियों के कारण था। लेकिन बाई जिंग की खातिर उसने बदलने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसके अलावा बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन लिन फैंग के बारे में संदिग्ध थी। ये कुछ ऐसा था जो झांग किजी को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए झांग किजी ने जवाब दिया, हम भाई फैंग मुफ्तखोरी नहीं कर रहे हैं। अगर लॉन्ग वेपिंग वास्तव में आने की हिम्मत करता है तो आपको वास्तव में भाई फैंग और मुझे धन्यवाद देना होगा। बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने अविश्वास में उपहास किया। बाई जिंग ने लिन फैंग की ओर भी देखा। वह एक सौम्य व्यक्तित्व वाली थी और उसने धीरे से कहा कि जी, चाहे कुछ भी हो, हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। हालांकि लॉन्ग वेपिंग ने आउटलैंड में भयानक जानवरों से लड़ाई लड़ी थी। यहां तक कि कर्नल ओआंग, जिसे सेना ने हमारी रक्षा के लिए भेजा था, यह नहीं कह सकता कि वह लॉन्ग वेपिंग को निश्चित रूप से हरा सकता है। कर्नल ओआंग, जिसका जिक्र बाई जिंग कर रही थी, वह बूढ़ा मास्टर बाई के बगल में खड़ा धूप का चश्मा पहने आदमी था। उसे सेना ने विशेष रूप से बूढ़ा मास्टर बाई की सुरक्षा के लिए भेजा था। जिंग जिंग, इस बार बस मुझ पर भरोसा करो। इसके अलावा सेना विशेष रूप से ओल्ड मास्टर बाई की रक्षा कर रही है। अगर कोई खतरा हो तो क्या वह तुम्हारी रक्षा कर सकता है? लेकिन भाई फैंग के आसपास होने पर वह हमारी दोस्ती के कारण हमारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। बाई जिंग भी मूर्ख नहीं थी। उसने एक पल के लिए सोचा और उसके तर्क से सहमत हो गई। सेना को केवल ओल्ड मास्टर बाई की परवाह थी। बाई परिवार के बाकी लोगों की सुरक्षा का सेना से क्या लेना देना था? अगर वास्तव में कोई खतरा हुआ तो सेना केवल ओल्ड मास्टर बाई की रक्षा करेगी। धन्यवाद किजी, हालांकि मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये 3 दिन शांति से गुजरेंगे। बाई जिंग ने धीमी आवाज में प्रार्थना की। 3 दिन, ये वह समय भी था जब सरकार को लॉन्ग वेपिंग को घेरने और मारने के लिए विशेषज्ञों को भेजने की जरूरत थी। चाहे कुछ भी हो, वे 3 दिनों में लॉन्ग वेपिंग को जरूर पकड़ लेंगे या मार देंगे। इस प्रकार उन्हें केवल 3 दिन गुजारने थे। अध्याय 19, 3 दिन। झांग किसी अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बाई जिंग से बातचीत करता रहा। उसे यहाँ किसी भी खतरे की परवाह नहीं थी। अगर वह बाई जिंग के साथ ज्यादा समय बिता पाता तो उसे किसी भी खतरे का डर नहीं था। लिन फैंग ने कभी कभी अपनी आंखें खोली। जब उसने झांग मिरेकल के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसके होठों के कोने भी मुस्कुराहट में बदल गए। जब से वह झांग किजी को जानता था, ये पहली बार था जब उसने झांग किजी को इतना सक्रिय देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसे वाकई बाई जिंग से प्यार हो गया था। अन्यथा झांग किजी के अयाश चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर रहा होता। बाई जिंग वाकई खूबसूरत और शालीन थी। वह संतुलित भी थी और उसका व्यक्तित्व भी सौम्य था। अगर वे दोनों वाकई एक साथ हो जाएं, तो यह वाकई एक अच्छा रिश्ता होगा। जब लिन फैंग ने बाई जिंग को देखा तो उसके दिमाग में क्वो चेन की छवि उभरी। उसे आश्चर्य हुआ कि पोला अकादमी में क्वो चेन कैसा प्रदर्शन कर रहा होगा। दुनिया के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या क्वो चेन टिक पाएगा। हालांकि ये विचार केवल लिन फैंग के दिमाग में कौंध रहे थे। उसने जल्दी से इन गंदे विचारों से छुटकारा पा लिया। अगर वह जेनेटिक लॉक नहीं तोड़ता तो कुछ भी तय नहीं किया जा सकता था। अब उसका लक्ष्य जेनेटिक लॉक को तोड़ना और अमानवीय बनना था। जहां तक अन्य मामलों की बात है तो उन पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, अभी आखिरी रात बाकी थी। इस दौरान बहुत शांति रही। बाई परिवार को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उन्होंने सुना कि लॉन्ग वेपिंग को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन ग्रेड 9 के उन पेशेवर विशेषज्ञों ने पहले ही उसका ठिकाना ढूंढ लिया था। ऐसा लग रहा था कि वे उसे हमेशा के लिए पकड़ने से बहुत दूर नहीं थे। लिन फैंग ने अपना दिमाग साफ किया। वह पिछले 2 दिनों से अपने शरीर के अंदर की स्थिति को महसूस कर रहा था। उसके पास जंगली गोजातीय का सच्चा इरादा था, इसलिए वह जंगली गोजातीय के जीन की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। हालांकि यूनिकॉर्न जीन के सम्मलन के बाद लिन फैंग कभी भी यूनिकॉर्न की आभा को महसूस नहीं कर पाया था। वास्तव में उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। यह बेहद असामान्य था। अगर वह इसे महसूस नहीं कर सकता था तो इसका मतलब यह होगा कि लिन फैंग ने यूनिकॉर्न जीन की शक्ति को नहीं समझा था। जीन के साथ विलय के बाद भी जीन की शक्ति लिन फैंग के शरीर में निष्क्रिय रही। लिन फैंग इसे बिल्कुल भी सक्रिय नहीं कर सका। अगर वह यूनिकॉर्न जीन की शक्ति को जुटा नहीं सकता था तो जीन को मिलाना जारी रखने का क्या मतलब था? वह शायद कभी जेनेटिक लॉक को नहीं तोड़ पाएगा। यही कारण था कि लिन फैंग नॉन पल बॉडी टेम्परिंग खरीदने के लिए इतना उत्सुक था। एक बार जब उसने नॉन पल बॉडी टेम्परिंग सीख ली तो उसकी ताकत को दोगुना करना गौण था। मुख्य बात यह थी कि इससे लिन फैंग को अपने शरीर में जुड़ी सभी आनुवंशिक शक्ति को नियंत्रित करने की अनुमति मिल जाएगी। इस तरह लिन फैंग जीन को जोड़ने के लिए आनुवंशिक सम्मलन उपकरण पर निर्भर रहना जारी रख सकता था। तभी उसके पास भविष्य में आनुवंशिक लॉक को तोड़ने का मौका होगा। लिन फैंग का मन बहुत साफ था। इस समय वह पहले से ही जंगली गोजातीय के सच्चे इरादे के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक असली जंगली गोजातीय में बदल गया हो जो जंगल में सरपट दौड़ रहा हो। यह एहसास बहुत अद्भुत था। रात हो चुकी थी। विला के बाहर बहुत शांति थी, केवल खिड़कियों से टकराती हवा की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक अपनी अलौकिक अवस्था में लिन फैंग को एक शैतानी आभा का एहसास हुआ। उसके शरीर में जंगली गोजातीय जीन का सम्मलन हो गया था और उसकी शारीरिक फिटनेस में व्यापक सुधार हुआ था। शारीरिक फिटनेस के मामले में वह निश्चित रूप से ग्रेड 9 पेशेवर मार्शल कलाकार से अधिक मजबूत था। कोई यहाँ है। लिन फैंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी बातें सुनकर सभी घबरा गए, खासतौर पर ओल्ड मास्टर बाई के बगल में बैठे कर्नल ओआंग। कर्नल ओआंग तुरंत घबरा गए और लिविंग रूम के बाहर देखने लगे। बाहर जाकर देखो। लिविंग रूम में बैठे पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा, फिर लिन फैंग और कर्नल ओआंग को। आखिरकार उन्होंने अपने दांत पीस लिए और धीरे से लिविंग रूम का दरवाजा खोला। मुख्य द्वार के बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी, लेकिन वहां किसी का कोई सुराग नहीं था। यहां तक कि जब पुलिस ने बाहर गुप्त रूप से पहरा दे रही पुलिस को बुलाया तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चला।
यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। कोई निष्कर्ष नहीं। पुलिसकर्मी ने लिन फैंग को घूरकर देखा। बूढ़े मास्टर बाई ने अपने बगल में बैठे कर्नल ओआंग की ओर देखा और धीरे से पूछा, कर्नल ओआंग, क्या आपको कुछ पता चला? कर्नल ओआंग एक पल के लिए हिचकिचाए और यहाँ तक कि लिन फैंग की ओर भी देखा, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने भी कुछ नहीं खोजा। कर्नल ओआंग की बातें सुनकर सभी निश्चिंत हो गए। बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने तो अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो लोगों को डराओ मत। झांग किसी ने जल्दी से कहा, भाई फैंग बकवास नहीं करेंगे। अभी अभी कोई आया होगा। क्या वह कर्नल ओआंग से अधिक शक्तिशाली है? शुरू में झांग किसी बहस करना चाहता था, लेकिन एक पल के विचार के बाद उसने कुछ और नहीं कहा। कर्नल ओआंग सेना द्वारा भेजा गया एक विशेषज्ञ था। भले ही लिन फैंग मायरीड अकादमी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था कि लिन फैंग सेना के किसी विशेषज्ञ से अधिक शक्तिशाली था। सबके असंतोष का सामना करते हुए लिन फैंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वह बहुत शांत दिखाई दे रहा था। चूंकि उसने मिशन लिया था, इसलिए वह वास्तव में बिना किसी कारण के पैसे नहीं लेगा। उसकी इंद्रियां गलत नहीं हो सकती थीं। जब से उसने जंगली गोजातीय जीन को जोड़ा था, तब से लिन फैंग की इंद्रियां बहुत तेज थीं। अभी अभी लिविंग रूम में कोई आया था। शायद ये कोई गुप्त रूप से पहरा दे रहा था, या शायद ये कोई जानवर था, लेकिन पछताने से अच्छा था कि सुरक्षित रहें। मुझे लगता है कि आज कुछ नहीं होगा। यह आखिरी रात है। मुझे सोने के लिए ऊपर जाना होगा। बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने हाथ बढ़ाया। बाई परिवार के मुख्य सदस्यों को पिछले 2 दिनों से लिविंग रूम में ही रहना था। इतने सारे लोगों के साथ वे कैसे आराम से सो सकते थे? अब बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटना चाहती थी। सभी को लगा कि शायद कुछ नहीं होगा और उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। हालांकि लिन फैंग की तेज इंद्रियों ने उसे बताया कि कोई फिर से आ रहा है। इस बार वह प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली सार को भी महसूस कर सकता था। कोई यहाँ है। अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने उपहास किया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिविंग रूम में सीढ़ियों के पास की दीवार से एक आकृति टकराई। टकराना, जैसे ही दीवार ढही, एक काली छाया भूत की तरह बाई परिवार की दूसरी मालकिन की ओर उड़ी। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए तो कोई हलचल ही नहीं हुई। कुछ ही देर में काली छाया बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन के पास पहुंची। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। बाई कबीले की दूसरी युवा मालकिन के चेहरे पर एक डरी हुई अभिव्यक्ति थी, लेकिन यह व्यर्थ था। काली छाया ने तुरंत उसका सिर तरबूज की तरह कुचल दिया। लाल और सफेद रंग पूरी जमीन पर फैल गया। आह, आग, आग, बहन, ये लॉन्ग वेपिंग है। वह सचमुच आया। दृश्य अराजकता में था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग सच बोल रहा है। लॉन्ग वेपिंग वास्तव में आया था और उसने बाई परिवार की दूसरी युवा मालकिन को मार डाला था। जैसे ही बाई परिवार की दूसरी बेटी की मौत हुई, पुलिस और अंगरक्षकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। पुलिस ने बेतहाशा गोलीबारी की और अंगरक्षक बहादुरी से लॉन्ग वेपिंग की ओर बढ़े। हालांकि ये सभी बातें एक 8वीं कक्षा के पेशेवर मार्शल कलाकार के सामने बेकार थीं। लॉन्ग वेपिंग का सार फूट पड़ा। उसके चारों ओर एक लाल रंग की छाया दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा अस्तित्व एक छाया में बदल गया हो। पलक झपकते ही उसने 10 से ज्यादा अंगरक्षकों और पुलिस अधिकारियों को मार डाला। वह पूरी तेजी से बाई जिंग की ओर भागा। झांग किसी ने अपने दांत भींचे और तुरंत बाई जिंग को ढाल दिया। वह कम से कम ग्रेड 4 का पेशेवर मार्शल कलाकार था। इस क्षण में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी कर्नल ओआंग, जो सबसे करीब था, ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका हमला करने का कोई इरादा ही नहीं था। जैसा कि झांग किजी ने कहा था, कर्नल ओआंग का इरादा केवल ओल्ड मास्टर बाई की रक्षा करना था। बाई परिवार के बाकी लोगों की सुरक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं था। किजी, आप। बाई जिंग ने देखा कि झांग किजी उसके सामने कूद पड़ा और उसे बचा लिया। वह वास्तव में बहुत भावुक हो गई थी। अंदर ही अंदर वह परिवार के बीच इस अरेंज मैरिज से बहुत दुखी थी, खासकर तब जब झांग किजी एक अमीर परिवार का एक ठेठ भोगवादी बेटा था, जो हर दिन लड़कियों को उठाने और कार रेसिंग करने में आनंद लेता था। इसलिए भले ही झांग किजी ने हाल ही में अपने व्यवहार में सुधार किया था, फिर भी वह उसके प्रति नर्म नहीं हुई। हालांकि बाई जिंग को उम्मीद नहीं थी कि झांग किजी इतनी दूर तक उसके साथ जाएगा और जीवन या मृत्यु की स्थिति में उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगा। क्रू लॉन्ग वेपिंग के खिलाफ झांग किजी जैसा एकमात्र ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट क्या कर सकता था? दरअसल झांग किजी भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन उसे पक्का भरोसा था कि लिन फेंग उसे बचा लेगा। उसने दबी आवाज में कहा, भाई फेंग, जल्दी करो और आगे बढ़ो, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। धमाका। लिन फैंग ने वाकई अपनी चाल चल दी थी। वह झांग किजी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा उसने अपनी चाल चलते समय पूरी ताकत लगा दी थी। एक जंगली गाय की तरह वो तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ा और मुक्का मारा। जब लिन फैंग ने जंगली गोजातीय शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी ताकत 3 टन तक पहुंच सकती थी। इसलिए उसने जो दबाव डाला वह बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि झांग किजी और बाई जिंग, जो बहुत दूर थे, उन्हें भी ऐसा लगा कि उनका दम घुटने वाला है। लॉन्ग वेपिंग की तो बात ही छोड़िए। इस महत्वपूर्ण क्षण में लॉन्ग वेपिंग अचानक पलटा और पंजे वाले हाथ से आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर उसके खूनी सार से घिरा हुआ था और उसकी हत्या की मंशा बढ़ गई। कोई नहीं जानता कि उसने इस तरह के भयानक हत्या के इरादे को प्राप्त करने के लिए कितने भयानक जानवरों को मारा था। थोड़ी कमजोर इच्छाशक्ति वाला एक मार्शल कलाकार भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। टकराना। दोनों आमने सामने भिड़ गए। ताकत के मामले में लिन फैंग का पलड़ा भारी था, लेकिन लॉन्ग वेपिंग की ताकत बहुत अजीब थी। ये वास्तव में लिन फैंग के शरीर की ओर एक उन्माद में घुस गई, जिससे उसे कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबरी पर थे। हकीकत में भी यही हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि लिन फैंग की ताकत ग्रेड 9 प्रोफेशनल के स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसका शरीर और भी मजबूत था। भले ही लॉन्ग वेपिंग अपनी पूरी ताकत से हमला करे, फिर भी वह उसका सामना करने में सक्षम होगा। वर्तमान में लिन फैंग के पास केवल गहन मार्शल आर्ट और नश्वर युद्ध में अनुभव की कमी थी। इन दो पहलुओं में लॉन्ग वेपिंग अधिक मजबूत था। उसके पास नश्वर युद्ध में समृद्ध अनुभव था और उसके पास गहन और अजीब मार्शल आर्ट भी थी। उसकी ताकत और काया लिन फैंग से स्पष्ट रूप से कमतर थी, लेकिन वह नुकसान में नहीं था और लिन फैंग के बराबर था। दो उच्च स्तरीय मार्शल कलाकारों के बीच ये टकराव कितना विनाशकारी था। सिर्फ भूकंप के झटके ने ही हॉल को तहस नहस कर दिया था, जिससे जमीन पर घने मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगी थी।
लिन फैंग ने अपनी आंख के कोने से कर्नल ओआंग को देखा और चिल्लाया, कर्नल ओआंग, क्या आप मदद करने नहीं आ रहे हैं? दरअसल हालांकि लिन फैंग लॉन्ग वेपिंग के बराबर था, लेकिन वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। अगर यह जारी रहा तो उसे डर था कि लॉन्ग वेपिंग भाग जाएगा। आखिरकार ये 50 अंकों के बराबर था। वह 50 अंक प्राप्त करने में सक्षम होगा जब तक वह लॉन्ग वेपिंग को मार सकता है। यह एक शानदार अवसर था जिसके बारे में लिन फैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन अब वह वास्तव में इसका सामना कर चुका था। सौभाग्य से लिन फैंग ने पहले भी वर्चुअल बैटल चैम्बर में कई लड़ाइयां लड़ी थी, जिससे उसका युद्ध का अनुभव बढ़ गया था। इसके अलावा उसकी शारीरिक फिटनेस वास्तव में लॉन्ग वेपिंग से बेहतर थी, जिससे वह लॉन्ग वेपिंग के साथ बराबरी से लड़ सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले से ही गंभीर खतरे में होता। आखिरकार मार्शल आर्ट के हर विशेषज्ञ को जीवन या मृत्यु की लड़ाई से ही निखारा गया था। अखाड़े में शांति के समय के मार्शल कलाकार उन मार्शल कलाकारों से कहीं कमतर थे जो मौत का सामना करते थे और आउटलैंड में भयानक जानवरों से लड़ते थे। बगल में बाई जिंग और बाकी लोग दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। झांग किजी बिल्कुल भी डींग नहीं मार रहा था। झांग किजी खुद पर और भी ज्यादा प्रसन्न था। उसने हंसते हुए कहा, जिंग, ये कैसा है? भाई फैंग बहुत शक्तिशाली है ना? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। भाई फैंग एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बाई जिंग चिंता से भरी हुई थी। उसने ओल्ड मास्टर बाई को देखा और कहा, पिताजी, लिन फैंग के लिए अकेले लॉन्ग वेपिंग को वश में करना मुश्किल है। यदि आपको इस वेबसाइट से कोई समस्या है तो कृपया अपना उपन्यास हमारी नई वेबसाइट freewebnovel.com पर पढ़ना जारी रखें। धन्यवाद। बूढ़े मास्टर बाई को निस्संदेह पता था कि उनकी बेटी का क्या मतलब था। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर कर्नल ओआंग से कहा, कर्नल ओआंग, अब लॉन्ग वेपिंग को मारने का सबसे अच्छा मौका है। कृपया लॉन्ग वेपिंग को मारने में लिन फैंग की सहायता करें। कर्नल ओआंग भी युद्ध की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। अब वास्तव में लॉन्ग वेपिंग को मारने का मौका था। जब तक वह लॉन्ग वेपिंग को मार देता, उसका मिशन समय से पहले पूरा हो जाता और उसे हर समय ओल्ड मास्टर बाई के बगल में पहरा देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कर्नल ओआंग ने भी हमला किया। उसकी मुट्ठी आसमान में उड़ते बाढ़ के ड्रैगन की तरह थी। ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनाई दी और आसपास की हवा तुरंत चरम सीमा तक संकुचित हो गई। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है! यह एक और गहन मार्शल आर्ट है। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और कर्नल ओआंग की ओर देखा। दूसरे पक्ष की मुट्ठी तकनीक बांधने और दबाने पर केंद्रित थी। एक बार जब वह युद्ध के मैदान में शामिल हो गया तो लॉन्ग वेपिंग को तुरंत दबा दिया गया। आखिरकार लॉन्ग वेपिंग दो मार्शल आर्ट विशेषज्ञों का सामना कर रहा था जो उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। लॉन्ग वेपिंग ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसके शरीर पर खूनी आभा अचानक से फटने लगी। वह भागने के इरादे से पीछे की ओर कूद पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जा रहे हो? कर्नल ओआंग की चाल भूत की तरह तेज और चुपके से थी। पलक झपकते ही वह लॉन्ग वेपिंग के पीछे था और उसने तुरंत लॉन्ग वेपिंग के पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। हालांकि कर्नल ओआंग के पास ज्यादा ताकत या हमला करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी चाल की तकनीक वाकई बहुत अप्रत्याशित थी। यहाँ तक कि लिन फैंग भी उसकी छवि को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। हालांकि कर्नल ओआंग केवल लॉन्ग वेपिंग को रोक सकता था। लॉन्ग वेपिंग को हराना या मारना अभी भी लिन फैंग पर निर्भर है। लॉन्ग वेपिंग की आंखें लाल हो गई थीं और पागलपन से भर गई थीं। उसका पीछे हटने का रास्ता अवरुद्ध हो गया था और वह उनसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकता था। हालांकि उसकी कमजोरी सामने आ गई थी। अच्छी शुरुआत। लिन फैंग की आंखें चमक उठीं और उसने गहरी सांस ली। वह चिल्लाया। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय जंगली गाय जंगल से निकलकर नीचे आ गिरी हो। जंगली गाय के पैर। लिन फैंग ने इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने अपनी चेतना को पहले से ही मार्शल आर्ट के असली इरादे में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया था। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में एक विशाल जंगली गाय में बदल गया हो। धमाका। लिन फैंग की मुट्ठी ने लॉन्ग वेपिंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया। पूरा विला हिलने लगा। लॉन्ग वेपिंग की छाती तुरंत ढह गई और वह एक पतंग की तरह जमीन पर गिर गया जिसकी डोर कट गई थी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लॉन्ग वेपिंग अब और नहीं जी सकता था। इस पागल ने अपनी पत्नी और बेटी की मौत के कारण अपना पागलपन भरा बदला लेना शुरू कर दिया। आखिरकार वह एक मृत अंत पर पहुंच गया। ये भी एक दयनीय आदमी था। अल्पविराम। लॉन्ग वेपिंग मर चुका था, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। पुलिस ने जल्दी से उन कुछ पेशेवर ग्रेड 9 मार्शल कलाकारों को बुलाया ताकि लॉन्ग वेपिंग की पहचान की पुष्टि की जा सके। जल्द ही लोग वहां पहुंच गए। जब उन्हें स्थिति के बारे में पता चला तो वे लिन फैंग को आश्चर्य से देखने लगे। यह विश्वास करना कठिन था कि लिन फैंग ने ही लॉन्ग वेपिंग को मारा था। हालांकि लिन फैंग मायरीड अकादमी का छात्र था। यहाँ तक कि आनुवंशिक ताला तोड़ने वाले अमानवीय विशेषज्ञों को भी मायरीड अकादमी के बारे में आशंकाएं थी। उन्हें तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए लॉन्ग वेपिंग की पहचान जल्दी ही पुष्टि हो गई। लिन फैंग ने ही उसे मारा था, इसलिए वह आसानी से 50 अंक प्राप्त कर सकता था। 3 दिनों तक बाई परिवार की रक्षा करने से मिले 5 अंकों के अलावा कुल 55 अंक थे। इस बार की बढ़त वाकई बहुत उदार थी। freewebnovel.com। बूढ़ी मास्टर बाई, मुझे अपना मिशन जमा करने के लिए स्कूल वापस जाना है। अलविदा। जैसे ही लिन फैंग जाने वाला था, ओल्ड मास्टर बाई ने उसे रोक लिया और कहा, लिन फैंग, अगर तुम अभी नहीं होते तो मुझे डर है कि इस बार हमारे परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता। तुमने लॉन्ग वेपिंग को मारा और इतने दिनों तक कड़ी मेहनत की। हम तुम्हें प्रशंसा के प्रतीक के रूप में अतिरिक्त 20 मिलियन कमीशन देने को तैयार हैं। 20 मिलियन। लिन फैंग ने एक पल सोचा और समझ गया। बाई परिवार उसके प्रति सद्भावना दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे अतिरिक्त 20 मिलियन देकर अगर बाई परिवार को भविष्य में ऐसी कोई परेशानी होती है तो उन्हें मायरियाड अकादमी से गुजरने की भी जरूरत नहीं होगी और वे सीधे लिन फैंग से संपर्क कर सकते हैं। लिन फैंग को इस समय पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। धन्यवाद ओल्ड मास्टर बाई। यह मेरा संपर्क नंबर है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे फिर से ढूंढ सकते हैं। इसके साथ ही लिन फैंग ने बाई परिवार को अलविदा कह दिया और बाई परिवार को झांग किजी के साथ छोड़ दिया।